आज हम लोग बात करेंगे पाषाण काल के बारे में, अर्थात एक ऐसे युग के बारे में बात करते हैं जब मानव अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। प्रारंभ में देखा गया कि मानव पशुओं को शिकार करने के लिए भारी भरकम पत्थरों का उपयोग करता था। वो किसी पहाड़ी पर छिपकर बैठ जाते थे और जब जंगली पशु चरने के लिए आते थे तो ऊपर से उसी पत्थर को मार दिया करते थे। पशु मर जाता था और उसके मांस का भक्षण करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जलवायु में परिवर्तन हुआ, और जब जलवायु में परिवर्तन हुआ तो बहुत सारे ऐसे जीव जंतु नष्ट हो गए होंगे, यानी पशुओं की संख्या कम हुई होंगी, जंगल नष्ट हुए होंगे। और जब जलवायु में परिवर्तन हुआ, जंगल नष्ट हुए होंगे, तो जाहिर सी बात है अब भारी भरकम पत्थर दूर से पशुओं को फेंके नहीं मारा जा सकता था। अतः मानव ने क्या किया, अपने जीवन निर्वाह के लिए अपने आप को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने के लिए उसने अपने उपयोग आने वाले पत्थरों में क्या किया, परिवर्तन किया। अब धीरे धीरे क्या किया, छोटे पत्थर और नुकीले पत्थर का उपयोग करने लगा, धारदार पत्थरों का उपयोग करने लगा। जानवरों की खाल निकालने के लिए अलग अलग तरीके से पत्थर, पेड़ों की छाल निकालने के लिए अलग अलग पत्थरों का उपयोग करने लगा। तो दोस्तों, जैसे जैसे पत्थरों का उपयोग में बदलाव आता है, उसी तरीके से पाषाण काल में काल का विभाजन किया जाता है। इसको 3 कालों में जाना जाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के बाद फिर एक नए युग का आरंभ होता है, क्योंकि इस दौरान मानव पत्थर के साथ साथ एक नई धातु का प्रयोग कर रहा था और वो था तांबा। तो उसी को कहा गया ताम्र पाषाण काल। तो इस वीडियो में हम लोग पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल के बारे में समझेंगे। दोस्तों, ये आपकी जो क्लास है आपके लिए खासकर IAS, PCS और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए विशेष रूप से उपयोगी और बनाई गई है। इसके साथ साथ जैसे आप LT ग्रेड का भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप विस्तार से पढ़ सकते हैं, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाएं आपको यही सब मिलेंगे छात्र, इसलिए आपको विस्तार से पढ़ना जरूरी है। तो एक एक कालों के बारे में हम लोग बात करते हैं। पहले हम लोग पूरा पाषाण काल के बारे में बात करेंगे, फिर मध्य पाषाण काल के बारे में बात करेंगे, फिर नवपाषाण काल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ताम्र पाषाण काल के बारे में बात करेंगे। अगर विस्तार से आप इतिहास समझना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। और हमारा कार्य पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पाषाण काल के बारे में। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, यानी वह दौर जब मानव अपने जीवन के भरण पोषण के लिए पत्थर का उपयोग व्यापक रूप से कर रहा था। तो उस युग को हम क्या कहते हैं, पाषाण काल। अर्थात पाषाण का मतलब क्या हो गया, पत्थर। तो क्या जीवन के भरण पोषण में केवल पत्थर का ही उपयोग हो रहा था? नहीं, ऐसा नहीं। इसके साथ साथ 2 चीजें और रही थी, जिनमें से पहला है लकड़ी के बने उपकरण और दूसरा था हड्डी के बने उपकरण। अब अगर गौर से समझने की कोशिश किया जाए तो ये 2 उपकरण एक लंबे समय के बाद या कुछ समय के बाद क्या है, नष्ट हो जाएंगे। लेकिन सोचिएगा, क्या पत्थर के उपकरण समाप्त हो जाएंगे? मानो मर जाएगा, समाप्त हो जाएगा या दूसरी जगह चला जाएगा, लेकिन वो पत्थर उस वैसे ही क्या है, हजारों, लाखों, करोड़ों वर्ष तक वैसे ही बना रहेगा। तो वो पत्थर जिनका उपयोग वह पशुओं को मारने के लिए करता था, उन पत्थरों के प्रारंभ से लेकर अंत तक के बीच में लगातार परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे प्रारंभ में वो बड़े पत्थर, बेडौल पत्थर का इस्तेमाल करता था। वो कहीं छुप के या घात लगा के बड़े से पत्थर को पशुओं को मार दिया, किसी सूअर को पटक दिया, सूअर के बच्चे को मार दिया, वो मर गया, उसके मांस को खा गए। ये था मानव जीवन, प्रारंभिक मानव जीवन। लेकिन इस दौर में एक समस्या उत्पन्न हुई और वो थे जलवायु परिवर्तन। देखिए, जलवायु परिवर्तन बहुत बड़े परिवर्तन का कारण उत्पन्न कर देते हैं। जैसे आप अफ्रीका के लोगों को देखिएगा और हिंदुस्तान के लोगों को देखिएगा, तो दोनों में जो डिफरेंट है वो क्या है, जलवायु का परिवर्तन है। चाइनीज देखिएगा, आंखें बंद, आधी अधूरी आंखें, ऐसा लग रहा है कि देख ही नहीं रहे हैं, थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं।
अफ्रीकन, अमेरिकन के देखिएगा, सब में आपको अंतर दिखाई पड़ेगा। तो वो परिवर्तन किसका है? जलवायु का परिवर्तन। तो जाहिर सी बात है उस दौर में भी जलवायु में परिवर्तन हुआ होगा, महत्वपूर्ण कारक है। और जलवायु में परिवर्तन होने के कारण क्या हुआ होगा? या तो घास के मैदान सूख गए होंगे या उन पे बर्फ जम गई होगी। परिणाम क्या हुआ? जंगल नष्ट हुए, और जंगल नष्ट हुए होंगे तो पशुओं में क्या हुई होगी? कमी आई हुई होगी। परिणाम स्वरूप अब बड़े पत्थर को ले जाके दूर कैसे मारा जा सकता है? इतना बड़ा पत्थर थोड़ी दूर उठा के मारा जा सकता है, लेकिन अगर 10-20 मीटर की दूरी पर कोई पशु खड़ा है तो ऐसे बड़े पत्थर का उपयोग मारने के लिए नहीं किया जा सकता था। तो जाहिर सी बात है जलवायु परिवर्तन के कारण पशुओं की संख्या में कमी आई होगी। वो पक्षियों को मारने के लिए छोटे छोटे नुकीले पत्थरों का उपयोग करेंगे, प्रक्षेप तकनीक का उपयोग करेंगे। तो जाहिर सी बात है जलवायु परिवर्तन के कारण पत्थरों के प्रयोग में क्या हुआ? बदलाव आया। प्रारंभ में बोथरापन था, यानी बेडौल थे, देखने को मिलता है, जबकि बाद में क्या हुआ? बहुत सारे परिवर्तन आए। इन पत्थरों में नुकीलापन देखने को मिलता है। प्रक्षेप तकनीक का प्रयोग होने लगा, यानी फेंक कर मारने के लिए, पशुओं को खाल उतारने के लिए, छिद्र करने के लिए अलग अलग तरीके के पत्थरों का उपयोग किया जाने लगा। अब पत्थरों में नुकीले, धारदार और छोटे उपकरण देखने को मिलते हैं, यानी ये चीजें देखने को मिलती हैं। कौन कौन से? नुकीले, धारदार और छोटे उपकरण देखने को मिलते हैं। यानी प्रारंभ में बड़े बड़े पत्थर थे, बाद में उससे छोटे, और फिर और छोटे नुकीले, धारदार देखने को मिलते हैं। और उसके बाद तो प्रक्षेप तकनीक का इस्तेमाल होने लगा। उसके बाद जब बहुत जगह से पत्थरों के मिलने की शुरुआत होने लगी तो समस्या आने लगी कि पत्थरों का जो प्रयोग किए गए हैं उनका अध्ययन हम किस तरीके से करें। तो पहली बार 1776 में P.F. सुम का नाम आता है। उन्होंने इस दिशा में काम किया और उन्होंने डेनमार्क के प्रागैतिहासिक काल का विभाजन के लिए अनेक शब्दावलियों को प्रस्तुत किया। क्योंकि पत्थरों का प्रयोग बहुत सारे मिलने लगे तो उन्होंने 3 जो पत्थर मिले उन उपकरणों के आधार पर इनको 3 भागों में विभाजित कर दिया। पहला था पाषाण काल, दूसरा कांस्य काल और तीसरा लौह काल। ये खुदाई में मिले हुए उपकरण थे। पाषाण कालीन यानी ये पत्थर के बने औजार आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके से जो खुदाई से प्राप्त हुए हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो ब्लेडदार हैं, धारदार हैं। तो इस काल को क्या कहा गया? पाषाण काल। और दूसरा था ये कांस्य काल है, यानी इसमें पत्थर और कांसे का प्रयोग दोनों साथ साथ किया गया है। यानी कुछ चीजें ये पत्थर की बनी हुई हैं और कुछ चीजें ये कांसे की भी बनी हुई हैं। तो इसीलिए इसे क्या कहा गया? कांस्यकालीन उपकरण। उसके बाद कुछ जगह से लोहे के उपकरण मिले हैं, लेकिन ये पाषाण काल से काफी बाद के हैं। तो सुम ने इसका विभाजन लौह युग के रूप में कर दिया। तो इस तरीके से उन्होंने क्या कर दिया? प्राप्त उपकरणों के आधार पर इस तरीके से 3 भागों में विभाजित कर दिया। लेकिन समय आगे बढ़ता रहा, पाषाणकालीन उपकरणों का लोग अध्ययन करते रहे। इस दिशा में एक नया नाम आता है 1865 में फ्रांसीसी विद्वान जान लुबाक का। जान लुबाक ने इस पर व्यापक काम किया और बाद में इन्हें लॉर्ड एवरा के नाम से भी जाना गया। और इन्होंने क्या किया? पाषाण काल को 2 भागों में विभाजित कर दिया। अब ये 2 भाग कौन कौन से हैं? पहला है पूर्व पाषाण काल और दूसरा नवपाषाण काल। अब इनका मानना यह था कि ये तो पूर्व पाषाण काल के हो गए और नवपाषाण में इन्होंने इन कुछ अन्य तथ्यों को ढूंढ के रखा। लेकिन इसके बाद एक नाम और आता है और ये नाम
1870 में लारतेत का आता है। अब देखिएगा, लारतेत ये 1865 में है और ये लारतेत जो है 1870 में इस तरह काम करते हैं। और इन्होंने पूर्व पाषाण काल को, जब बहुत सारे उपकरण, यानी इस काल का जब व्यापक अध्ययन हुआ तो इतने ज्यादा उपकरण मिल गए कि इन उपकरणों को भी क्रम से रखना एक चुनौती बन गई। जाहिर सी बात है, इसमें जो सबसे पहले होंगे बेडौल होंगे, बेडौल पत्थर, फिर धारदार जो रगड़ के बना दिए जाएंगे, फिर नुकीले, और फिर उसके बाद अन्य तरीके के उपकरण। तो जब पत्थरों की संख्या बहुत बड़ी हो गई, अलग अलग जगह खुदाई में मिले, तो अब चुनौती हुई कि इसका कैसे अध्ययन किया जाए। तो लारतेत ने इसको 2 भागों में विभाजित किया था। ये जान लुबाक ने विभाजित किया था और लारतेत ने पूर्व पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित कर दिया। कौन कौन से काल हैं? निम्न पूरा पाषाण काल, ध्यान दीजिएगा, यहां सब में पूरा जुड़ा हुआ है। तो पहला हो गया निम्न पूरा पाषाण काल, और दूसरा हो गया मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा हो गया उच्च पूरा पाषाण काल। और सब में क्या जुड़ा हुआ है? पूरा जुड़ा हुआ है। तो निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। लारतेत ने जो ये विभाजन किया था, ये पूरे विश्व के संदर्भ में किया था, और भारत ने भी इसको क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। और 1861 में जब प्रथम एशियाटिक सम्मेलन कहां पे हुआ? दिल्ली में, तब इस विभाजन को क्या कर दिया गया? स्वीकार कर लिया गया कि ये जो विभाजन किया गया है ये ठीक किया गया है। ठीक है ना? तो वर्तमान में जो पाषाणकालीन विभाजन है वो लारतेत के ही स्टेटमेंट स्वीकार किए जाते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो दोस्तों, आगे की वीडियो काफ़ी लंबी होंगी। अभी कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं, इन पर बना रहे हैं वीडियो। आगे चल के हम 1-1 घंटे या आधा घंटे की क्लासेस होंगी, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं पाषाण काल के बारे में। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, अर्थात वह युग जिसमें पत्थर का व्यापक रूप से मानव जीवन में उपयोग होता रहा है, उसी युग को क्या कहा गया है? पाषाण काल कहा गया है। हालांकि पत्थर के साथ साथ मानव लकड़ी के औजार और हड्डी के औजारों का भी प्रयोग करता रहा है, लेकिन ये दोनों जो है कुछ समय बाद क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। लेकिन पत्थर के उपकरण वो आज भी खुदाई में मिलते हैं, और इसीलिए उस युग को क्या कहा गया है? पाषाण काल कहा गया है। पाषाण काल का एक लंबा समय रहा है, और इस लंबे समय को जब अध्ययन किया गया, खुदाई में बहुत जगह से अलग अलग साक्ष्य मिले हैं, तो पुरातत्ववेत्ताओं के सामने एक चुनौती खड़ी हो गई कि इनको कैसे क्रमिक रूप से रखा जाए। तो प्रारंभ में उन्होंने ऐसे पत्थरों के उपयोग की बात कही जो बेडौल हों, यानी कोई बनावट ना हो, और फिर धीरे धीरे उसमें एक क्रमिक पत्थरों के औजारों में डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाषाण काल के बारे में, यानी पत्थर के युग के बारे में। तो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है, जिनमें से प्रथम है पूरा पाषाण काल, और इसका जो टाइम बताया गया है 6 लाख BC से 10,000 BC। और दूसरा है मध्य पाषाण काल, इसका समय है 10,000 BC से 4,000 BC। और तीसरा है उच्च पाषाण काल, या इसी को नवपाषाण काल कहा जाता है। नवपाषाण काल क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और इसका समय जो है 4000 BC से 1000 BC माना गया है। दोस्तों, समय समय पर जलवायु परिवर्तन होता रहा है, और उस जलवायु परिवर्तन जो है मानव के जीवन में एक दखलंदाजी
होती रही है। इसलिए मानव जीवन अपने आप को इन्वायरमेंट के अनुसार ढालने का प्रयास किया, परिणाम स्वरूप उसकी जीवन शैली में भी परिवर्तन आया। तो पाषाण काल को जब हम 3 भागों में विभाजित करते हैं तो हम देखते हैं कि पूरा पाषाण काल का जो समय है 6 लाख बीसी से 10,000 बीसी, यानी एक लंबा टाइम ड्यूरेशन है। और जब इस दौरान की वस्तुएं बहुत सारी प्राप्त हो गई, जब बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त हो गई तो पुरातत्ववेत्ताओं के सामने फिर से एक चुनौती हो गई कि इनको कैसे क्रम से रखा जाए। तो परिणाम स्वरूप पूरा पाषाण काल को ही 3 भागों में विभाजित कर दिया। और इस पूरा पाषाण काल के 3 भाग हैं। पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, इन तीनों में पूरा शब्द जुड़ा है, निम्न पूरा पाषाण काल, और बी है मध्य पूरा पाषाण काल, और सी है उच्च पूरा पाषाण काल। तो यहां हम देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन के साथ साथ कैसे पत्थरों के उपयोग में बदलाव होता जाता है। तो अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में। तो निम्न पूरा पाषाण काल क्या है, इसके बारे में समझें। निम्न पूरा पाषाण काल का भी एक लंबा समय है। तो यहां पर 2 कल्चर दिखाई देती हैं, जिनमें से पहला है, यानी पाषाण उपकरणों के आधार पर इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। नंबर 1 चापर चापिंग या पेबुल संस्कृति, और दूसरी है हैंडेक संस्कृति, या इसी को एशुलियान संस्कृति कहते हैं। अब पहले हम देखते हैं पेबुल क्या है। पेबुल, जैसे आप घरों के बनवाते समय जब ट्रक द्वारा मोरंग लाई जाती है तो मोरंग में कुछ ऐसे गोल मटोल पत्थर आपको देखने को मिलते हैं, यही क्या कहलाते हैं, पेबुल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पेबुल कहलाते हैं। और इन्हीं पेबुल से क्या बनाए जाते हैं, चापर और चापिंग। तो जहां से ये पत्थर बड़ी मात्रा में मिले हैं उन स्थलों को क्या कहा गया, पेबुल संस्कृत कहा गया। और जहां से चापर और चापिंग मिले हैं उनको चापर चापिंग संस्कृत कहा गया। और हैंडेक्स, हैंडेक्स का मतलब है हाथ की कुल्हाड़ी, हाथ की कुल्हाड़ी। तो हाथ की कुल्हाड़ी आप ये देख सकते हैं, ये इसी को क्या कहा गया, हैंडेक्स कहा गया है। और हैंडेक्स को एसिलियन संस्कृति भी कहा गया है। तो पूछा जाता है पेबुल संस्कृत क्या है, चापर चापिंग संस्कृत क्या है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चापर चापिंग संस्कृत के बारे में। चापर चापिंग या पेबुल संस्कृत, इसकी खोज 1928 में डीएन वाडिया ने की और इसी कारण उनको सोहन संस्कृत के पितामह कहा जाता है। अब सोहन संस्कृत कहां पे है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सोहन संस्कृत के जो उपकरण हैं सर्वप्रथम पाकिस्तान के पंजाब के सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। अब पाकिस्तान देखिएगा, ये पंजाब है, ये भारत है और ये पाकिस्तान है। तो जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया और आधा पंजाब कहाँ हो गया, भारत में आ गया। तो जो भारत में था इसको पूर्वी पंजाब कहा जाता था, पूर्वी पंजाब, और जो पाकिस्तान में था इसको पश्चिमी पंजाब कहा गया। तो पश्चिमी पंजाब में के पास ही है, यहां पर सोहन नदी घाटी है और यहां से क्या मिले, पेबुल। पेबुल क्या है, वही पत्थर जो मोरंग के साथ आते हैं। तो जहां से बड़ी मात्रा में मिले हैं उन्हीं को क्या कहा गया, पेबुल संस्कृत कहा गया। यानी जो नदियों में गोल मटोल पत्थर पाए जाते हैं उसी को क्या कहा जाता है, पेबुल कहते हैं। जब पेबुल का एक फलक, यानी इसको एक फलक, एक कर्च निकाल दिया जाए और निकाल कर क्या कर दिया जाए, धारदार बना दिया जाए, तो उसको क्या कहते हैं, चापर कहते हैं। और जब गोल मटोल के जो है दोनों तरफ धार बना दिया जाए तो उसको क्या कहेंगे, चापिंग कहेंगे।
तो प्रश्न ये पूछा जाता है चापर चापिंग संस्कृति कहाँ पर डेवलप हुई? तो चापर चापिंग पाकिस्तान के सोहन नदी घाटी में ये प्राप्त हुए थे। उसके बाद हम हैंडेक्स संस्कृति के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये भी निम्न पुरा पाषाण काल का स्थल है। तो हैंडेक्स मतलब हाथ की कुल्हाड़ी। तो इसके सर्वप्रथम उपकरण कहाँ से मिले? मद्रास से मिले। कहाँ से मिलते हैं? मद्रास से। तो मद्रास में एक स्थल है बदमदुरै और दूसरा है अतिरिक्तपक्कम से प्राप्त हुए हैं। तो प्रश्न ये पूछा जाता है, देखिएगा ये चेन्नई है और इसी का पहले क्या नाम था? मद्रास। तो मद्रास से क्या प्राप्त हुए हैं? हैंडेक्स यानी हाथ की कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी। तो जो पीछे हमने अभी कुल्हाड़ी दिखाया था तो वो यही मद्रास से प्राप्त हुई है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि हैंडेक्स संस्कृति कहाँ पे डेवलप हुई? तो ये मद्रास से, और इसीलिए इसको मद्रासी संस्कृति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मद्रासी संस्कृत कहा जाता है। इसके अतिरिक्त क्लीवर भी और स्क्रेपर तथा क्रोड भी मिलते हैं। उसके बाद पूछा जाता है कि भाई भारत में कहाँ से इनका जीवाश्म मिलता है? तो निम्न पुरा पाषाण काल का उपकरणों में एक नाम आता है अरुण सोनकिया। अरुण सोनकिया जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, ये गुजरात वाला क्षेत्र है और गुजरात का क्षेत्र ऐसे करके है, ये क्षेत्र मध्य प्रदेश में आता है, इधर का ये भाग। तो जो नर्मदा नदी है यहां पर, इसी के उत्तर में औरंगाबाद पड़ेगा। कौन सा? औरंगाबाद। तो ये औरंगाबाद में क्या है? यहां पर मानव का कपाल मिला हुआ है, और जो मिला हुआ है वो कहां से? हथनौरा। ये आपका पीसीएस में प्रश्न पूछा गया है कि हथनौरा कहां है? तो हथनौरा मध्य प्रदेश में है और किस जिले में है? होशंगाबाद जिले में पड़ेगा। और यहां से क्या मिला है? मानव का कपाल यानी खोपड़ी मिली है, अर्थात मानव का कहां से जीवाश्म मिला है? हथनौरा से। एवं हाथी के जीवाश्म, दो चीजें यहां से मिली हैं, मानव का कपाल और हाथियों के जीवाश्म। कहां से? हथनौरा से प्राप्त हुए हैं। तो हाथियों के जीवाश्म को स्टेगोडैन गणेशा यानी गणेश और एलिफास हिसुड्रिकस कहा गया है। ये देखिएगा, ये मध्य प्रदेश का वही हथनौरा वाला क्षेत्र है जहां से खुदाई में मानव का जीवाश्म और हाथी का जीवाश्म मिला है। जीवाश्म का मतलब होता है जीवों का अंश, यानी मानव का कपाल मिला है होशंगाबाद से, और हाथियों का जीवाश्म यहाँ से मिला है, जिसे क्या कहा गया है? स्टेगोडैन गणेश और एलिफॉस हिसुड्रिकस कहा गया है। लेकिन निम्न पुरा पाषाण काल में मानव किस पत्थर का उपयोग करता था? यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो निम्न पुरा पाषाण काल में मानव क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग करता था। तो क्वार्टजाइट एक विशेष तरीके का पत्थर है। उसके बाद हम लोग मध्यपुरा पाषाण काल के बारे में देखते हैं। अब मध्यपुरा पाषाण काल के बारे में जाहिर सी बात है कि जलवायु में परिवर्तन हुआ होगा, और जब जलवायु में परिवर्तन हुआ तो मानव को अपने आप को जीवित रखने के लिए आवश्यकता पड़ती है कि वो भी परिवर्तन करे, और जब वो भी परिवर्तन करेगा तो उसकी जीवन शैली में क्या हो जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा। हो सकता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण जंगल सूखे होंगे, पशुओं की कमी हुई होगी, यह हो सकता है बर्फ से ढक गया हो। तो ऐसी स्थिति में अब पक्षियों को भी मार के खाना, यानी अब उनके उपकरणों में क्या हो जाएगा? बदलाव। तो जलवायु परिवर्तन के क्या कारण हो जाता है?
वस्तुओं के उपयोग में परिवर्तन होता है। वस्तुओं के उपयोग में परिवर्तन हो जाता है। और जब परिवर्तन होगा तो जाहिर सी बात है वो कल्चर हमें दिखाई पड़ेगी कि प्रारंभ में भारी भरकम पत्थर का उपयोग किया जाता था, लेकिन अब क्या हो गया, छोटे पत्थरों का उपयोग बढ़ गया। और जब देखिएगा निम्न पुरापाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग होता था, लेकिन अब मध्य पुरापाषाण काल में जलवायु परिवर्तन के कारण पत्थर के उपयोग में बदलाव हो जाएगा। अब मानो क्वार्टजाइट के स्थान पर चर्ट, जैप्सन और फ्लिंट जैसे पत्थरों का उपयोग करेगा। तो ये आपको चर्ट दिखाई पड़ रहा है, जैस्पर, ये लाल जैस्पर है, एक तरीके का पत्थर है, और फ्लिंट कुछ ऐसे धारदार बनाए गए हैं। फ्लिंट का जो उपयोग है वो आग जलाने के लिए भी होता रहा है। और इन औजारों से, इन पत्थरों से क्या है, फलक यानी धारदार, आधा करके छील दिया, आधा पत्थर बना दिया खाल निकालने के लिए, पेड़ों की छाल निकालने के लिए, जानवरों की खाल खींचने निकालने के लिए, बेधनी यानी छेद करने के लिए, छेदनी। तो ऐसे जो उपकरण हैं उनका उपयोगों में क्या हो गया, बदलाव हो गया। तो आप देखते हैं कि प्रारंभ में मानव जो है बेडौल पत्थरों का उपयोग करता रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे उसके पत्थरों में क्या हो गया, बदलाव आ गया। खुरचनी, तो फलक, बेधनी, छेदनी, खुरचनी, ये उपकरण आप मानव के हाथ में आ गए कब, मध्य पुरापाषाण काल में। और इनके एक भाग को तराश के अलग कर दिया जाता था और इसीलिए इसे फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि फलक संस्कृति किस काल में डेवलप हुई, तो फलक संस्कृति मध्य पुरापाषाण काल में डेवलप हुई। तो पश्चिमी संस्कृति, और जब हिंदुस्तान में, भारत में फलक संस्कृति का डेवलप हुई, ठीक उसी समय पश्चिमी यानी यूरोप में क्या हो गई, मुस्तारियन संस्कृति का जन्म हुआ। यानी फलक संस्कृति इक्वल किसको हम रख सकते हैं, मुस्तारियन। यानी हिंदुस्तान में जब फलक संस्कृति डेवलप हुई तो यूरोप में कौन सी संस्कृति डेवलप हुई, उसको मुस्तारियन, यानी दोनों समकालीन थे, ये भी कहा जा सकता है। फलक संस्कृति में खुरचनी, इनमें से एक ब्लेड होता था जिसका किनारा धारदार होता था, बिल्कुल एकदम धार, बारीक से बारीक कटाई के लिए उपयोग किया जाता था। इसका उपयोग पेड़ों की छाल निकालने के लिए, किसका, खुरचनी का, जानवरों के बाल निकालने के लिए। बिधनी का उपयोग क्या था, इसका दोनों सिरा क्या कर दिया जाता था, घिसाई कर दिया जाता था, बिधनी यानी नुकीला बना दिया जाता था। इधर का भी यानी ये भी नुकीला और ये भी नुकीला करके नुकीला बना दिया जाता था, जिससे आगे का भाग नुकीला एवं पतला बनाया जाता था। उसके बाद हम बात करते हैं तक्षणी यानी ब्यूरिन के बारे में। ब्यूरिन एक तरीके की ब्लेड होती है, ब्लेड समान के समान होता है और इसके किनारे दोनों तलों के मिलने से बनता है। और तक्षणी है, इसका काम वाले हिस्से की लंबाई 2 से 3 अधिक नहीं होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि इनका उपयोग क्या है, मुलायम पत्थर, हड्डियों और क्रोड और गुफाओं की इन चीज़ों में क्या करने के लिए, नक्काशी करने के लिए। नक्काशी मतलब खोदना, जैसे दीवार में कोई डिज़ाइन बना दिया जाए, खोद के पत्थरों में खोद के डिज़ाइन बना दिया जाए, उसे क्या कहते हैं, नक्काशी कहते हैं। तो इन ब्लेडों का उपयोग किस में किया जाता था, मुलायम पत्थरों में खुदाई करके। जैसे आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग करके क्या करके चित्र बनाए गए हैं, चित्र ऐसे करके बना दिए गए हैं। ये जानवर है, भाग रहा है और इधर से किसी मानव द्वारा
शिकार करते हुए दिखा दिया गया। तो इस तरीके का जो चित्र है वो कहां पर, गुफाओं में देखने को मिलता है। तो मध्यपुरा पाषाण कालीन स्थल जो है 1954 से पहले मध्यपुरा पाषाण काल का कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। उसके बाद 1954 में एच.डी. संकालिया का नाम आता है और इन्होंने महाराष्ट्र के प्रवरा नदी में स्थित निवासा में इन औजारों को प्राप्त किया। इस स्थल को मध्यपुरा पाषाण काल कहा जाता है। देखिएगा, मध्य हर जगह, ये पूरा शब्द हर जगह जुड़ा हुआ है और इसी को निवासा उद्योग की संज्ञा दी गई है। तो प्रश्न पूछा जाता है निवासा उद्योग कहाँ डेवलप हुआ, तो महाराष्ट्र में डेवलप हुआ। और किस काल से है संबंधित है, तो ये मध्यपुरा पाषाण काल से संबंधित है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। निवासा से ही सर्वप्रथम आगेट, आगेट क्या है, एक तरीके से पत्थर है। जैस्पर अभी पीछे दिखाया था, चलसेडनी, खुरेचनी, यानी तरह तरह के पत्थर कहाँ से मिलते हैं, महाराष्ट्र के प्रवरा नदी के पास निवासा से। और निवासा का चिरखी से संबंधित है। आगे हम देखते हैं उच्च पुरा पाषाण काल के बारे में, यानी प्रारंभिक दो निम्न पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं उच्च पुरा पाषाण काल। इस काल में आर्द्रता में कमी आई, यानी जो बर्फ ढकी हुई थी उसमें क्या हो गई, कमी आई। और जब कमी आई तो विश्व स्तर में दो विशेष चेंजेज हुए। कौन कौन से, चकमक की स्थापना। चकमक एक तरीके से पत्थर होता है, उसको तोड़ के बहुत बारीक सी ब्लेड बना देना, ठीक है ना। और आग का इस्तेमाल करना, आग जलाना। कहा जाता है कि माचिस के प्रयोग से पहले आग जलाने के लिए फ्लिंट पत्थर का उपयोग किया जाता था। तो चकमक उद्योग जो है फ्लिंट पत्थर के रूप में भी जाना जाता है। और आधुनिक मानव यानी होमो सैपियंस का क्या हो गया, उद्भव हो गया इसी दौरान। और इसी कारण उच्च पुरा पाषाण काल को श्रेष्ठ पाषाण काल भी कहा जाता है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, श्रेष्ठ पाषाण काल किसे कहा जाता है। इसकी समयावधि 35,000 BC से 10,000 BC मानी जाती है। प्रारंभ में ऐसा माना जाता है कि भारत में उच्च पुरा पाषाण काल का कोई स्थल नहीं था, लेकिन बाद में कई स्थल ऐसे प्राप्त होते हैं। तो ये कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है। इनमें से पहला नाम आता है इलाहाबाद का बेलन घाटी। सबसे पहले भारत में उच्च पुरा पाषाण काल का मिला है। अब देखिए, बेलन घाटी के एक लोहंदा नाला है। कौन सा, लोहंदा नाला इलाहाबाद के पास है। और यहां से एक मातृ देवी की मूर्ति मिली हुई है। ये क्या है, मातृ देवी की मूर्ति। और ये किसकी बनी हुई है, हड्डी की बनी हुई है। तो प्रश्न पूछा जाता है हड्डी निर्मित मूर्ति कहां से मिली है, तो वो इलाहाबाद के बेलन घाटी के लोहंदा नाले से प्राप्त हुए हैं। तो ये हड्डी के बने हुए उपकरण, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ और छूट रहा है साक्ष्य में। इस काल में तक्षणी या गिरमिट, जिसको हम ब्यूरिन कहते हैं, का विशेष महत्व था। तो पूछा जाता है तक्षणी या ब्यूरिन युग कौन सा है, तो ब्यूरिन युग जो है उच्च पुरा पाषाण काल को ही कहा जाता है। इस काल को ब्लेड प्रधान भी कहा गया। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि उच्च पुरा पाषाण किस काल में ब्लेड नुमा पत्थर तैयार किए गए, बिल्कुल एकदम धारदार, ठीक है ना, जैसे ब्लेड। तो वो युग था उच्च पुरा पाषाण काल। और ये तो मिला ही बेलन घाटी के लोहंदा नाले से दुनिया का सबसे प्राचीनतम अस्थि, या अस्थि मतलब हड्डी निर्मित मूर्ति प्राप्त हुई है, जो कि ये आपको दिखाई दे रहे हैं। और इसी तरह हड्डी के उपकरण कुरनूल तथा मुंजलता से मिले हैं। तक्षणी और ब्यूरिन की अधिक संख्या में आंध्र प्रदेश का मुचलता चिंतामणि मनुगावी गुफा, ये देखिएगा, ये असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था, असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो
पूछा गया था मुछतल चिंतामावी गुफा कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर था, आंध्र प्रदेश में। इसके साथ साथ बांदा की केन नदी के समीप भी उच्च पुरापाषाणकालीन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। बेलन घाटी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल यानी तीनों युगों की जानकारी मिलती है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि बेलन घाटी से पुरापाषाण काल के तीनों युगों की क्रमिक जानकारी मिलती है। कौन कौन से तीन युग, एक उच्च पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पुरापाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। और उच्च पुरापाषाण काल के दो स्थल और हैं यूपी में, बेलन घाटी और मध्य प्रदेश का भीम बेटका या भीम बैठका भी कहा जाता है। तो उच्च पुरापाषाण काल के स्थल बेलन घाटी और मध्य प्रदेश का भीम बेटका भी आता है। उसके साथ साथ मध्य प्रदेश में भी कई स्थल हैं। मध्य प्रदेश में बबुरी, रामपुर, झारखंड में सिंहभूमि, महाराष्ट्र में पटने या पटने के भी जाना जाता है, इनाम गांव, ये सारे के सारे उच्च पुरापाषाणकालीन स्थल हैं। रॉबर्ट ब्रूसफुट का इसी में नाम आता है और रॉबर्ट ब्रूसफुट आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के विलासपुर गांव से भारत का प्राचीनतम चूल्हे के अवशेष प्राप्त कर लिया। इसका मतलब क्या है, लोग चूल्हा के इस्तेमाल करते रहे होंगे, चूल्हे का, और गुफाओं में नर बलि के भी क्या करते हैं, प्रमाण मिलते हैं। पुरापाषाण काल में मानव जीवन पूर्णतः किस पर आधारित था, प्रकृति पर आधारित था, अर्थात कंदमूल जीवन पर निर्भर करता था और अग्नि की खोज शिकार करना इसी काल में हुआ। इस काल में मानव उत्पादक नहीं बन सका, केवल उपभोक्ता के रूप में वो बना रहा। तो इस तरीके से विस्तृत जानकारी आपको पुरापाषाण काल की समाप्त हुई। अब अगली क्लास में हम लोग मध्य पाषाण काल के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी, अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में। मध्य पाषाण काल से कई प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे मानव ने खेती करने की शुरुआत कब की, मानव पशुपालन व्यवसाय कब अपनाया, मानव अंतिम संस्कार की प्रक्रिया कब से शुरुआत की, वह मानव मध्य पाषाण काल में कौन से उपकरणों का उपयोग करता था। ऐसे कई प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। तो प्रारंभ में आपने इतिहास के विभाजन में देखा था, पाषाण काल के विभाजन में आपने देखा था कि पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल दो भागों में विभाजित किया गया था और इन दोनों के बीच एक लंबा समय है, लगभग 6 लाख से लेकर 1000 BC के बीच। और इस लंबे काल में कुछ समय ऐसा भी था जो दोनों के बीच का संक्रमण काल था और उसी काल को हम क्या कहते हैं, मध्य पाषाण काल। यानी पुरापाषाण काल में मानव घुमक्कड़ी जीवन व्यतीत करता था और नवपाषाण काल में मानव अस्थायी रूप से खेती करना शुरुआत कर दिया। तो इन दोनों के बीच में एक समय था और उसी समय को हम क्या कहते हैं, मध्य पाषाण काल कहते हैं। तो देखिएगा, वस्तुओं के अध्ययन करने से, यानी जो खुदाई में वस्तुएं प्राप्त हुई उनका अध्ययन करने से दोनों के मध्य एक संक्रमण काल दिखाई पड़ता है और इसी संक्रमण काल को क्या कहते हैं, मध्य पाषाण काल।
मध्य पाषाण काल में मानव खेती करना सीख गया। इस टैगलाइन को देखें कि मध्य पाषाण काल में मानव क्या करना सीख गया? खेती करना शुरुआत कर दिया। और मानव खेती तभी कर सकता है जब वह स्थायी रूप से रहने की शुरुआत करेगा। घुमक्कड़ी जीवन में खेती संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? आज भी अगर गांव में खेत को बो के, फसलों को बो के आप शहरों में चले आइए और आपके गांव की खेती जो है आवारा पशु नष्ट कर देंगे। तो जाहिर सी बात है, खेती करने के लिए मानव को स्थायी रूप से रहना बहुत जरूरी है। तो देखिएगा यहाँ पे आदि मानव या मानव जो है खेती करने की शुरुआत की और बगल में उनकी कुछ बस्तियां भी दिखाई पड़ रही हैं। तो ये बस्तियां क्यों बसी? क्योंकि खेती करने की शुरुआत की। और दूसरी बात है कि मध्य पाषाण काल में मानव ने खेती करना सीखा, ना कि व्यापक रूप में। यानी मध्य पाषाण काल में खेती करने की शुरुआत हो गई, लेकिन व्यापक रूप से उसका जीवन खेतों पर निर्भर नहीं था। और जब खेतों पर निर्भर नहीं था तो जाहिर सी बात है उसका जीवन किस पर निर्भर होगा? पशुपालन पे। आखिर मानव को खेती करना और पशुपालन की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? प्रश्न ये उठता है। तो कहीं ना कहीं जलवायु में परिवर्तन आया होगा, और जलवायु में परिवर्तन आने से कुछ जंगली पशु नष्ट हुए होंगे और खाद्यान्न की कमी हुई होगी। और जब खाद्यान्न की कमी हुई होगी तो मानव ने कुछ अन्य प्रकृति में उगने वाले फसलों को खाने की शुरुआत की, और साथ ही साथ उसने पशुपालन की शुरुआत कर दी। तो प्रश्न पूछा जाता है, अस्थायी रूप से बसने का प्रमाण सबसे पहले कब मिलता है? मध्य पाषाण काल में। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बौगौर से, इन दोनों जगह से पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि पशु पालने के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो राजस्थान के बागौर से और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इधर मानव खेती करने की शुरुआत की और बगल में क्या है? अस्थायी रूप से बसना भी शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ उड़ीसा के, देखिएगा ये आपका भारत है और भारत में एक ये क्षेत्र है उड़ीसा जो बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है। उड़ीसा के लेखा मोडा गुफा है, यहां से मध्य पाषाण काल से नव पाषाण काल के मानव के विकास प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, यानी उस संक्रमण से मध्य से नव पाषाण के बीच में मानव के विकास के साक्ष्य मिलते हैं। हालांकि मध्य पाषाण काल की शुरुआत जो है 10,000 ईसा पूर्व मानी जाती है, और इस काल के सबसे पहले जो उपकरण खुदाई में प्राप्त हुए हैं, सीएल कार्लाइल को 1867 में विंध्य की पहाड़ियों से मिलता है। ये यहाँ पर विंध्य पर्वतमाला है। ठीक है ना? कहाँ से शुरुआत होते? गुजरात से मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार तक, इसी पहाड़ी क्षेत्र में किसके? मध्य पाषाण काल के उपकरण प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश के ज्वालापुरम 9, देखिएगा ये आंध्र प्रदेश है और यहां पर कई स्थलों की खुदाई हुई। ज्वालापुरम 1, ज्वालापुरम 2, 3, 4, 5, 6। तो ज्वालापुरम 9 है। कौन सा? ज्वालापुरम 9, इसका नाम है। कई स्थल है तो उनका नाम नंबर दे दिया गया है। तो यहां से दक्षिण एशिया के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, और जिसे माइक्रोलिथ टूल्स फैक्ट्री कहा गया है। क्या कहा गया है? माइक्रोलिथ टूल्स फैक्ट्री। माइक्रो मीन्स छोटा, टूल्स मीन्स उपकरण, और फैक्ट्री मतलब कारखाना। तो यानी ज्वालापुरम 9 से लघु उपकरणों के बड़ी संख्या में प्रमाण मिलते हैं। कहां से? ज्वालापुरम 9 से। और इनकी जो लंबाई है वो 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर के बीच है। कितना? 1 to 5, यानी 1 से लेकर 5 सेंटीमीटर के बीच में ऐसे उपकरण मिलते हैं। और इसीलिए इस युग को क्या कहा गया है? लघु पाषाण काल के उपकरण का युग कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे उपकरण अपने
पूरा पाषाण काल में देखा था, वहाँ पे भारी भरकम पत्थरों का उपयोग किया जाता था, खासकर निम्न पूरा पाषाण काल में। लेकिन मध्य पाषाण काल में छोटे उपकरण प्रयोग किए गए। अब छोटे उपकरण की जरूरत क्या थी? जाहिर सी बात है, जलवायु का परिवर्तन हो चुका था, और जलवायु परिवर्तन होने की वजह से उपकरणों में क्या हो गया? बदलाव हो गया, क्योंकि अब भारी भरकम पत्थर ले जाना संभव मानव के लिए अनुकूल नहीं रह गया था, क्योंकि जानवरों की संख्या इतनी अधिक नहीं थी कि वो पास आए। परिणाम स्वरूप क्या है? छोटे उपकरणों की प्रयोग की शुरुआत होती है। अगला टॉपिक देखते हैं। पूरा पाषाण काल में हम वैसे क्वार्टजाइट पत्थरों का उपयोग करते थे, लेकिन मध्य पाषाण काल में ध्यान दीजिएगा, चैलसिडनी या कैलसिडनी की प्रधानता थी। देखिएगा, ये जो पत्थर है, इन्हीं पत्थरों को चैलसिडनी कहा जाता था। कौन से पत्थर हैं? चैलसिडनी या कैलसिडनी। और यानी जैसे पूरा पाषाण काल में हम देखते हैं क्वार्टजाइट, चार्ट, जैप्सर, फ्लिंट जैसे पत्थरों का उपयोग होता था तो यहाँ पर चैलसिडनी का पत्थर भारत में यानी मध्य पाषाण काल में बड़ी मात्रा में देखने को मिलता है। अब प्रश्न आता है कि ये कहाँ से प्राप्त करते थे, तो आगे हम देखते हैं। तो चैलसिडनी जो है, बागौर यानी राजस्थान के लोग कहाँ से प्राप्त करते थे? दक्कन ट्रैप से, यानी जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है वहीं से प्राप्त करते थे। इसके साथ साथ चौपानी मांडो, चौपानी मांडो कहाँ है? ये मिर्जापुर में है। प्रश्न पूछा जाता है, मिर्जापुर से यानी चौपानी मांडो से भी कहां कौन से प्रमाण मिलते हैं? मध्य पाषाण काल के प्रमाण मिलते हैं। और सराय नाहर रायपुर, ये कहां पर है? प्रतापगढ़ में। तो और मैदाहा, ये भी प्रतापगढ़ में है। तो इन दोनों जगह क्या है? मध्य पाषाण काल के उपकरण प्राप्त होते हैं। तो सराय नाहर रायपुर और मैदाहा। धनुष बाण की शुरुआत इसी काल में हुई, यानी भगवान राम जो धनुष बाण लिए दिखाई पड़ते हैं उसकी शुरुआत कब हुई? मध्य पाषाण काल में। भारत में मानव अस्थिपंजर के इसी काल में मिले हैं, यानी मानव के जो दफनाए जाने के साक्ष्य हैं वो किस काल में मिले हैं? मध्य पाषाण काल में। और जब मध्य पाषाण काल में अर्थात मानव जो है अंतिम संस्कार की प्रक्रिया यहां से शुरुआत हो जाती है, यानी मानव के कब्र जो दिखाई पड़ते हैं वो कहां से मिलते हैं? मध्य पाषाण काल से। अब हालांकि जीवाश्म मानव के पहले के भी मिले, हथनौरा से प्राप्त हुआ है, लेकिन वो दफनाए जाने की बात नहीं, वो कहीं से खोपड़ी प्राप्त हुई है। लेकिन यहां पूरा अस्थिपंजर एक साथ मिला है, मानव कंकाल एक तरीके से मिला है। तो मानव को दफनाने की प्रथा कब का शुरुआत हुई? मध्य पाषाण काल से। अब मध्य पाषाण काल की जब खुदाई हुई उस दौरान में बहुत सारे उपकरण, मध्य पाषाण काल के जो उपकरण प्राप्त हुए हैं भारत के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। अब वो कौन कौन से हुए हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं पश्चिमी क्षेत्र, यानी पश्चिम में आपका राजस्थान आता है, और राजस्थान में बागौर। अब बागौर कहाँ है? ये देखिएगा, बागौर बनास की सहायक नदी कोठारी नदी के तट पर स्थित है। यहां से प्राप्त मध्य सती टीले के नाम से जाना जाता है। बागौर के उत्खनन से यानी खुदाई उत्खनन बीएन मिश्र और जर्मन के एलएस लेस्निक ने इसकी खोज की, तथा बीएन मिश्र के निर्देशन में यहां पर क्या हुआ? खुदाई हुई। बागौर जो है कहाँ का? राजस्थान का। बागौर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। यहां से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, पीछे बताया गया है। यहां के उत्खनन से चैलसिडनी, यानी वही जो पीछे हमने पत्थर दिखाए थे, ये मानव के हाथ में पत्थर है, चैलसिडनी और कसाई खाना के साक्ष्य मिलते हैं। दोस्तों, कसाई खाना, ये इसको हम बूचड़ खाना कहते हैं, कह सकते हैं। बूचड़ खाने यानी पशुपालन का जो मुख्य उद्देश्य रहा होगा वो किस लिए?
दूध प्रोडक्ट तो इतना रहा नहीं होगा। जाहिर सी बात है, पशुओं के मांस के लिए पशुओं को पाला जाता है। तो जाहिर सी बात है, पशुपालन की शुरुआत किस काल में हुई? मध्यपाषाण काल में। तो बूचड़ खाना या कसाई खाना भी किस काल में होगा? मध्यपाषाण काल में। बूचड़ खाना भी कह सकते हैं या कसाई खाना। बागौर से 4 मानव कंकाल मिले हैं। एक मानव कंकाल में 36 गुड़िया की माला है, यानी एक मानव जो है माला पहनने का शौकीन था, उसमें 36 गुड़िया हैं। अब आप ये नहीं कह सकते हो कि ये कोई आरएसएस का व्यक्ति रहा होगा जो माला पहने रहा होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और बागौर से यहाँ से फर्श को बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया गया, यानी पत्थर ऐसे ऐसे क्या कर दिए गए, आपस में चिपका के लगा दिए गए। तो ऐसा लगता है कि इन लोगों ने क्या किया, फर्श को बनाने का प्रयास किया है इस तरीके से। तो फर्श बनाने का जो प्रथम साक्ष्य आपको मिलता है वो कहाँ से मिलता है? बागौर से। बागौर कहाँ है? पीछे बताया गया है, राजस्थान में है। इसके साथ साथ फूस से बना हुआ वात रोधी पर्दा मिला है। ये क्या है? घास फूस, यानी जैसे आपने देखा होगा गर्मियों के मौसम में एक विशेष घास की जाली लगा दी जाती है, तो वो वात रोधी यानी लू से बचने के लिए वात रोधी पर्दा मिला हुआ है। बागौर सबसे विविध रूप में उत्खनित और प्रतिवेदी मध्यपाषाणकालीन स्थल है, यानी बेहतर तरीके से। उसके बाद हम गुजरात के बारे में बात करते हैं। गुजरात का एक स्थल है लांगनाच। लांगनाच से 14 मानव कंकाल एवं तांबे के कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। तो यानी तांबा का प्रयोग किस काल में आ गया? मध्य पाषाण काल में। आगे हम लोग देखते हैं। तो गुजरात ये आपका है और यहीं पर लांगनाज है। यहां समाधि स्थल मानव कंकाल लांगनाज की विशेषता है। लांगनाज के बारे में कहा जाता है यहां के मानव नरमांस भक्षी थे, यानी गुजरात का जो लांगनाज स्थल है उसके बारे में कहा जाता है कि लोग मानव का मांस खाते थे, क्योंकि यहां पर खोपड़ियों के कंकाल टूटे हुए प्राप्त हुए हैं। लेकिन ऐसा कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन आरोप लगाना काफी सरल है, यानी इसको बहुत सही नहीं माना गया है। उसके बाद पश्चिम हो गया, तो ये गुजरात और राजस्थान ये पश्चिमी क्षेत्र में आए। उसके बाद हम लोग देखते हैं मध्य क्षेत्र। मध्य का मतलब है इस भाग में मध्य पाषाण काल के कौन कौन से स्थल थे। तो मध्य पाषाण काल के विस्तार भारत में देखने को मिलता है। कहां पर? मध्य भारत में। और मध्य भारत में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के अंदर। कहां पर? होशंगाबाद में। आदमगढ़ एवं भीमबेटका है यहां पर। भीमबेटका या भीमबेटका 2 महत्वपूर्ण स्थान हैं मध्य भारत में। कौन कौन से हैं? आदमगढ़ है और भीमबेटका। अब आदमगढ़ से क्या प्राप्त हुआ है? आदमगढ़ से पालतू पशुओं में कुत्ते एवं बकरी की हड्डियां प्राप्त हुए हैं। यानी बागौर भी प्राचीनतम स्थल है। और मध्य भारत में कौन सा? आदमगढ़। आदमगढ़ से कुत्ते और बकरी की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। जबकि भीमबेटका से के बारे में देखिएगा, वीएस वाकड़कर ने भीमबेटका से इस काल के उपकरण तथा अंत्येष्टि विधि का पता लगाया। देखिएगा, ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में ये एक गुफा है। इस गुफा का नाम है भीमबेटका गुफा। भीमबेटका, ये इसी को भीम बैठका भी बोलते हैं। और यहीं से जो है कई ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ये गुफा के अंदर, जो अलग अलग तरीके से डिजाइनिंग की गई है। तो देखिएगा, मध्य प्रदेश के भीमबेटका कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में।
तो प्रश्न पूछा जाता है इसकी खोज किसने की, तो खोज जो है विष्णुधर वाकड़कर यानी वीएस वाकड़कर ने किया था, और इसी कारण इन्हें पाषाण काल का पितामह कहा जाता है। किसको? विष्णुधर वाकड़कर को पाषाण काल का क्या कहा जाता है? पितामह कहा जाता है। भीमबेटका से 642 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। कितनी? बहुत सारी गुफाएं हैं और 400 चित्रों का अंकन है यहाँ पर। और जाहिर सी बात है, मानव चित्र कब बनाएगा? जब मानव के पास एक खाली समय होगा। और इन खाली चित्रों में वराह का चित्र और गणेश का चित्र मिलता है। अब आप इसको वराह का आप कह देंगे, तो वराह यहाँ पे भगवान नहीं है। वराह का मतलब है यहाँ पर सुअर से है, यानी पिग। तो वराह का मतलब क्या है? सुअर, और गणेश का मतलब है हाथी, यानी हाथी और सुअर के यहां पे चित्र मिलते हैं। महिलाओं से चक्की में अनाज पीसते हुए और समूह में भोजन करते हुए दिखाया गया है। हालांकि इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ कुषाणकालीन और गुप्तकालीन ब्राह्मी अक्षरों में अभिलेख प्राप्त हुए हैं, यानी ये तो मध्य पाषाणकालीन स्थल है भीमबेटका, लेकिन हो सकता है मध्य कुषाण काल में या गुप्त काल में भी यहाँ लोग पहुंचे होंगे, तो यहाँ से कुछ साक्ष्य मिलते हैं उस काल के भी। मध्य पाषाण काल में मिर्जापुर से भी 50 से अधिक स्थल प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? मिर्जापुर से। और मिर्जापुर में क्या है? जिनमें लेखिया, मोरहना पहाड़ और बगही खोर, ये 3 स्थल हैं। कहाँ से? मिर्जापुर से। कौन कौन से? लेखिया, मोरहना पहाड़ और बगही खोर। तो ये तीनों स्थल कहां पे हैं? मिर्जापुर में। ये पूछा जाता है कहां पे हैं? मिर्जापुर। तो मिर्जापुर में लेखिया, मोरहना पहाड़ और बगही खोर, ये जो है स्थल हैं। यूपी के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव, देखिएगा ये पूछा जाता है, पीसीएस में कई बार पूछा गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि किए जाने का प्राचीनतम प्रमाण मिला है। ठीक है ना? वैसे खेती करना नवपाषाण काल की प्रक्रिया थी, लेकिन शुरुआत कब हो गई थी? मध्य पाषाण काल में। और लहुरा देव से किसके प्रमाण मिलते हैं? प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिलते हैं, और इसका समय जो है 8000 से 9000 ईसा पूर्व रखा जा गया है। तो ये पूछा जाता है भारत में चावल के प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिले हैं? तो संत कबीर नगर की स्थित लहुरा देव से प्रमाण इसके मिले हैं। जबकि मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, और वो कब के हैं? 7000 ईसा पूर्व के। क्योंकि जब भी प्रश्न पूछा जाता है कृषि को लेकर, वो पहले तो इसी को मेहरगढ़ माना जाता था, लेकिन अब मेहरगढ़ का कितना है? 7000 ईसा पूर्व का। लेकिन जो लहुरा देव है संत कबीर नगर का, वो कब जा रहा है? वो 8000 से 9000 इस्माल बीसी रहेगा, बीसी के मध्य माना जाता है। तो कृषि के प्राचीनतम प्रमाणों पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कि क्योंकि कंफ्यूजन होता है। ये पहले यही माना जाता था मेहरगढ़ वाला, लेकिन बाद में खुदाई में जब मिल गया तो लहुरा देव को सबसे प्राचीन कृषि खेती किए जाने का प्रमाण मान लिया जाता है। इलाहाबाद के निकट बेलन घाटी के पास चौपानी मांडो है। ये पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बीच के संक्रमण का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि चौपानी मांडो से दोनों काल के प्रमाण यहां से मिलते हैं। यहां से बस्ती के साक्ष्य मिलते हैं, और चौपानी मांडो से क्या क्या प्राप्त हुआ है? जंगली चावल, हाथ निर्मित मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन, और अन्नागार यानी अनाजों का भंडार इन चौपानी मांडो से मिला है।
तो इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है चौपानी मांडो में बेहतर तरीके से लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे, क्योंकि जंगली चावल भी मिल गया है, हस्त निर्मित मृदभांड मिल गया है और अन्नागार भी मिला है, यानी अनाज का गोदाम। और अनाज का गोदाम ये बताता है कि मानव कैसा था, अस्थायी निवास करता था। इलाहाबाद के मध्य गंगा घाटी में स्थित प्रतापगढ़, बहुत फेमस नाम है प्रतापगढ़ का। कौन कौन सा? सरायनाहर, रायपुर, मैदाहा और दमदम, ये तीनों स्थल प्रतापगढ़ में हैं। तो यहां से देखिए क्या क्या मिला है। पत्थर की भारी चक्की मिली है। कहां से? सरायनाहर, रायपुर, मैदाहा और दमदमा से भारी चक्की मिली है। और यहाँ के लोग अस्थायी रूप में रहते थे। मैदाहा में घास के बीज पीसकर खाने के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से? प्रश्न पूछा जाता है, घास के बीजों को पीस के खाने के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? मैदाहा से। याद रखिएगा, घास के बीजों को मैदा बना दिया जाता था, तो मैदाहा से घास के बीज के प्रमाण मिले हैं। मैदाहा एवं सरायनाहर, रायपुर से मानव कंकाल की लंबाई अधिक है, ये भी बात है। और मैदाहा के पुरुषों की लंबाई 6 फीट से अधिक है। कितने? 6 फीट से अधिक। सरायनाहर, रायपुर के एक कब्र में 4 लोगों को एक साथ दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है। ठीक है ना। हालांकि लोथल, आगे हम चलेंगे, सिंधु सभ्यता में लोथल एक ऐसा स्थल होता है जहां पर मानव को एक साथ यानी युगल समाधान मिलते हैं। एक कब्र में 2-2 लोगों को दफनाए जाने के साक्ष्य मिलता है, लेकिन सरायनाहर राय से एक कब्र में 4 लोगों को एक साथ दफनाया गया था। जाहिर सी बात है, या तो किसी बीमारी से कारण एक साथ मर गए होंगे, कोविड जैसी कोई महामारी रही होगी। तो यहां से प्राचीनतम मानवीय आक्रमण के साक्ष्य मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं बीमारी या कोई आक्रमण रहा होगा, इस कारण यहां पर एक साथ दफनाए गए हैं। दंत रोग तथा एथराइटिस के प्रमाण, यानी गठिया रोग के प्रमाण मिलते हैं। एक ये भी प्रश्न बन गया, दांत खराब है, किसी एक व्यक्ति का 100 मिला है, उसमें दांत खराब होने की पुष्टि होती है। और दूसरा एथराइटिस, जिसको हम क्या कहते हैं? गठिया रोग। तो पहली बार गठिया रोग कहां पे आ गया? यही सरायनाहर, रायपुर में। मैदाहा से बूचड़ खाना भी मिला है। बूचड़ खाना मध्यपाषाण काल की एक विशेषता हो गई, क्योंकि पशुपालन शुरुआत हुई और यहां से बूचड़ खाना प्राप्त हुआ। 2 लोगों को, स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाने का साक्ष्य कहां से मिला है? मैदाहा में। दमदम के बारे में देखते हैं। दमदमा, यहां से 41 मानव समाधान यानी 100 का दहन करने के प्रमाण और 2 युगल प्रमाण मिलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ की ये जो जानकारी है मध्यपाषाण कालीन के स्थलों की, वो समाप्त होती है। तो अगले वीडियो में हम नवपाषाण काल के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे युग की बात करेंगे जिसमें मानव लाखों वर्ष में जिन पत्थरों का उपयोग कर रहा था, उनमें बड़ा परिवर्तन आ चुका था। अब वह मानव जो प्रारंभ में घुमक्कड़ी जीवन व्यतीत करता था, शिकारी जीवन व्यतीत करता था, अब वह एक स्थान पर अस्थायी रूप से रहने की शुरुआत कर दी थी। अभी तक वह मानव जो भरण पोषण के लिए खाद्यान्न नहीं उगाता था, अब वह क्या किया? खाद्यान्न को उगाना शुरू कर दिया, अर्थात वह अस्थायी रूप से खेती करने की शुरुआत कर दी और पशुपालन भी शुरुआत कर दी। और ऐसे ही नए युग को हम लोगों ने क्या कहा? नवपाषाण काल। नव मीन्स नया, पाषाण मीन्स पत्थर, यानी पत्थर का एक नया युग जिसमें क्रांतिकारी परिवर्तन हो चुके थे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे नवपाषाण काल के बारे में। दोस्तों, नवपाषाण काल का अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो नवपाषाण काल की जो खुदाई है, नवपाषाण काल की जो खुदाई से जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, वह विश्व स्तर और भारत में दोनों जगह अलग अलग समय में हुई है। तो देखते हैं, विश्व के संदर्भ में नवपाषाण काल की शुरुआत 9000 ईसा पूर्व हुई है। 9000 ईसा पूर्व मतलब भारत को छोड़कर अन्य स्थलों पर, विश्व के अन्य स्थलों पर जब खुदाई हुई तो जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं,
तो उनका जो टाइम पीरियड है वो कितना 9000 ईसा पूर्व माना जाता है। लेकिन भारत में इसकी शुरुआत किसकी नवपाषाण काल की वस्तुओं की खुदाई में जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं वो 4000 ईसा पूर्व काल की मानी जाती हैं। तो दोनों में डिफरेंट आ जाता है कि विश्व स्तर पे 9000 ईसा पूर्व का है, जबकि भारत में 4000 ईसा पूर्व की वस्तुएं खुदाई में नवपाषाण कालीन मिलते हैं। आगे देखते हैं। नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉन लुबाक, ये नाम आता है जॉन लुबाक, ठीक है ना। इनकी एक पुस्तक है और जिसके पुस्तक का नाम है प्री हिस्टोरी। तो प्री हिस्टोरी में इन लोगों ने जब नवपाषाण काल की वस्तुओं का अध्ययन किया तो उसी में रख दिया, तो इनकी पुस्तक का नाम जॉन लुबाक की पुस्तक का नाम पूछा जाता है। फिर इस नवपाषाण काल के बारे में और जो व्यापक कार्य किया है वो नाम आता है गार्डन चाइल्ड का। गार्डन चाइल्ड ने यह देखा कि एक लंबे समय तक जब मानव घुमक्कड़ी जीवन व्यतीत कर रहा था, अब वो स्थायी रूप से रहने की शुरुआत कर दी। तो इसीलिए और जब व्यक्ति स्थायी रूप से रहना शुरुआत कर देगा तो जाहिर सी बात है ये कृषि के बहुत अनुकूल होगा, अर्थात कृषि करने के लिए स्थायी रूप से रहना आवश्यक होगा। तो अब अन्य उत्पादक संस्कृति और नवपाषाण संस्कृत शब्दों का प्रयोग होने लगा कि अभी तक मानव अपना भोजन, अपना पेट शिकारी पशुओं का शिकार करके करता था, लेकिन अब क्या है, अब वह अन्य उत्पादक बन गया। तो ये बड़ा परिवर्तन आया। ऐसा परिवर्तन लाखों वर्षों के बाद आया। तो इसीलिए इसे नवपाषाण संस्कृति या क्रांति के रूप में भी देखा जाता है। उसके बाद देखते हैं नवपाषाण काल के जो व्यापक स्थलों की खुदाई हुई, उन स्थलों में एक महत्वपूर्ण स्थल है, वो है मेहरगढ़। अब मेहरगढ़ कहाँ है? मेहरगढ़ के बारे में आप देखेंगे तो भारत के पश्चिम में जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान, ये चित्र पाकिस्तान है, पाकिस्तान ये एरिया है, पाकिस्तान ये सिंधु नदी है, ठीक है ना, ये सिंधु नदी है, और सिंधु नदी के इधर का क्षेत्र ये बलूचिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है? बलूचिस्तान कहलाता है, और यहीं पर एक स्थल है मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ की जब व्यापक रूप से खुदाई की गई तो नवपाषाण कल्चर के बारे में जानकारियां प्राप्त हुई। और वो कौन कौन सी जानकारी है कि इस क्षेत्र में पशुपालन और स्थायी कृषि के रूप में परिवर्तित हो रहे थे। कहने का मतलब यह है कि मेहरगढ़ से जब खुदाई हुई तो यह देखा गया कि जो पुरापाषाण और मध्यपाषाण के लोग जो शिकारी जीवन व्यतीत करते थे उनमें परिवर्तन आ गया। और कौन सा परिवर्तन हुआ? वो पशुपालन करने लगे, अस्थायी रूप से बसने लगे। विविध चरणों के प्राचीनतम और स्पष्ट नवपाषाणिक साक्ष्य प्रस्तुत करता है। कौन सा? मेहरगढ़। यह कहां पर है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मैदान से एक कोची मैदान पड़ता है, बड़ा उपजाऊ है। कौन सा? ये बलूचिस्तान वाला कोची मैदान। और इसी कोची मैदान को रोटी की टोकरी कहा जाता है। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि कोची का मैदान कहां पर है, ठीक है ना, किसके लिए जाना जाता है? तो यहां पर नवपाषाण कालीन संस्कृति मिली है और पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, खेती करने के साक्ष्य मिलते हैं। मेहरगढ़ नवपाषाण काल और हड़प्पा यानी दोनों कालों का यह प्रतिनिधित्व करता है। तो अभी नवपाषाण काल हम लोग पढ़ रहे हैं और आगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाण कालीन संस्कृति के प्रमाण कहां से मिलते हैं? मेहरगढ़ से मिलते हैं। तो ये मेहरगढ़ आप देखेंगे एक ये बड़ा व्यापक स्थल है, ठीक है ना, और इस स्थल में ये देखिएगा कई ऐसी खुदाई में वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। तो मेहरगढ़ से क्या क्या मिला है? पशुपालन के साथ साथ कई अनाज भी मिले हैं, जैसे गेहूं, जौ, अंगूर, कपास, और ये पशुपालन। इसका मतलब है क्या कि इन क्षेत्रों में व्यापक रूप से कृषि की जाती थी।
क्या किया जाता था, व्यापक रूप से कृषि की जाती थी। इतनी फसलों के अगर वहां पे साक्ष्य खुदाई से मिल रहे हैं, और पशुपालन भी यहां से मिलते हैं। हालांकि पशुपालन के साक्ष्य जो है मध्य पाषाण काल से ही मिलने लगे हैं। मध्य पाषाण काल के बारे में आप पीछे की वीडियो में देखेंगे तो वहां पे बताया गया है कि मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मध्य भारत के जो प्रतापगढ़ है वहां पे सरायनाहर, रायपुर, मैदाहा और कई ऐसे स्थल हैं जहां से पशुपालन के व्यापक प्रमाण मिलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इतने अधिक साक्ष्य मिलते हैं तो ये हम कह सकते हैं कि दक्षिण एशिया में गेहूं और जौ की खेती के प्राचीनतम प्रमाण यहां से मिलते हैं। अन्य फसलों में बेर, खजूर और जई के भी साक्ष्य मिलते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय उपमहाद्वीप में हसिया कहां से मिलता है। हसिया जानते हैं ना, ऐसा करके होता है जिससे हम गेहूं काटने के रूप में या धान काटने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में हसिया के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं, मेहरगढ़ से मिले हैं। ठीक है ना। अब नवपाषाण काल में और कुछ मिले हैं। कहां से, पहली बार कुम्हार का चाक दिखेगा। अभी जब हमने कई वीडियो में पढ़ा है पिछली क्लास में तो वहां पे कुम्हार का चाक नहीं मिला है, और जैसे ही मानव कुम्हार का चाक प्रयोग करेगा, और इस चाक के प्रयोग करने से पहले निश्चित रूप में मानव ने क्या किया होगा, पहिए का आविष्कार कर लिया होगा। क्योंकि कुम्हार का चाक कैसा रहता है, गोल रहता है, और गोल कैसे रहते हैं, पहिया रहती है। तो कुम्हार के चाक से तैयार की गई मिट्टी के बर्तन कहां पे दिखाई पड़ते हैं, मेहरगढ़ में। इसीलिए इसे क्या कहा गया, नवपाषाण, यानी नए युग की कल्चर। प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़ से मिलते हैं। आगे देखते हैं। एक मृदभांड निर्माण क्षेत्र था। कहने का मतलब है कुम्हार की जो बस्ती नवपाषाण काल मिल रही है, हम ये भी कह सकते हैं कुम्हार की बस्ती, ऐसा लिख लें, नवपाषाण कालीन कुम्हार की बस्ती कहां से मिलती है, तो उत्तर क्या होगा, मेहरगढ़ से। मेहरगढ़, और मेहरगढ़ कहां है, मेहरगढ़ कहां है, यह है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के कोची का मैदान कह सकते हैं, या कराची भी कह सकते हैं, वहां से प्राप्त होता है। तो एक और महत्वपूर्ण साक्ष्य है कि कृषि जीवी स्थायी समाज की बस्तियां हमें कहां से मिलने लगी, नवपाषाण से मिलने लगी। इसके बाद हम देखते हैं बलूचिस्तान के राना घुंडई से घोड़े का जबड़ा प्राप्त हुआ। बलूचिस्तान प्रांत से क्या मिला है, घोड़े का जबड़ा। अब घोड़े के जबड़े के बारे में समझिएगा, क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों पूछा जाता है, और मिला कहां से, राना घुंडई से। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे आने वाली सभ्यता जब हम पढ़ेंगे तो वो हड़प्पा सभ्यता होगी। यानी नवपाषाण काल की संस्कृतियों के बाद हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे, और हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो ये कहा गया कि राना घुंडई से किसके साक्ष्य मिलते हैं, घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं। नवपाषाण काल के उपकरण पालिशदार पत्थर की कुल्हाड़ी, ध्यान दीजिएगा, पहले कुल्हाड़ी आप बेडौल तरीके से देखते थे, लेकिन नवपाषाण काल में चेंजेस आ गया है। तो इस तरीके से देखिएगा, पालिशदार कुल्हाड़ी यहां आपको दिखाई गई है। अब देखिएगा नवपाषाण काल के बहुत सारे स्थल खुदाई से भारत में प्राप्त हुए हैं। देखिए विश्व में तो है ही हैं, लेकिन हमें भारत का इतिहास पढ़ना है तो भारत के वो कौन कौन से स्थल हैं जहां पे नवपाषाण कालीन बस्ती प्राप्त हुई है। ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि नवपाषाण कालीन बस्ती कहां कहां से प्राप्त हुई है। तो भारत के बहुत सारे क्षेत्रों से खुदाई हुई है, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। अर्थात नवपाषाण कालीन संस्कृति का विस्तार, नवपाषाण काल की संस्कृति का विस्तार, और ये विस्तार हम कहां पर देखेंगे, केवल भारत में देखेंगे, क्योंकि भारत का ही पूछा जाता है। तो भारत में कहां कहां पर विस्तार हुआ, तो सबसे पहले हम उत्तर क्षेत्र में आते हैं। ये आपका पुराना जम्मू कश्मीर है। अब हालांकि इसको दो पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है। अब ये इधर लद्दाख हो गया और इधर JNK हो गया।
इधर लद्दाख हो गया, इधर J&K हो गया, यानी जम्मू कश्मीर। तो जो प्राचीन क्षेत्र है बुर्जहोम और गुफकुराल, तो पूछा जाता है बुर्जहोम कहाँ पर है। अभी आगे चल के हम लोग बात करेंगे कि पशुपालन के सबसे पहला प्राचीनतम प्रमाण कौन सा पशु था, तो वो भी हमें दिखाई पड़ेगा। तो गुफकुराल के बारे में बात करेंगे। उसके बाद मध्य भारत में हम आ जाएंगे, और मध्य भारत में इलाहाबाद यहां पे पड़ेगा करीब। तो इलाहाबाद में बेलन घाटी है। कौन सी? बेलन घाटी। और बेलन घाटी में कई स्थल हैं, कोलडीहवा, महगढ़ा और पंचो। तो ये किस काल के हैं? नवपाषाण काल के हैं। उसके बाद बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है चिरांद। चिरांद में बड़ी मात्रा में हिरण के या बारहसिंगे के, कह सकते हैं बारहसिंगे के हड्डियों के औजार मिले हैं, और इसीलिए क्या है, पूछा जाता है कि चिरांद किस लिए जाना जाता है। तो चिरांद कहाँ पे है? तो चिरांद बारहसिंगे की हड्डियों के लिए जाना जाता है, बड़ी मात्रा में मिले हैं। और कहाँ पर है? बिहार में। हालांकि और भी स्थल हैं, हम केवल महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में बात कर रहे हैं। यह है कर्नाटक, ये राज्य कर्नाटक है, और कर्नाटक में लिंगसुगुर यह स्थल है, और यहीं पर कुपगल है और पिकली हल यहां से मिले हैं। यहां से बड़ी मात्रा में राख के ढेर मिले हैं। अब राख के ढेर क्या थे, अब समझिएगा, आगे चल के बताते हैं। और ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में उतनूर और अलवाय ये महत्वपूर्ण स्थल हैं। तो हम ये देखते हैं कि भारत में जो नवपाषाण कालीन स्थल हैं वो कई जगहों से प्राप्त होते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि क्षेत्र विस्तार, एक एक स्थलों को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो क्षेत्र विस्तार में अभी तक आपने देखा मैप में, अब हम क्षेत्र विस्तार में एक एक स्थलों को लेते हैं और उसको विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आते हैं जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में दो स्थल हैं। कहां पर हैं? झेलम नदी की घाटी पे, अर्थात अब ये कहां पर पहुंच गए? लद्दाख में। लद्दाख में पहुंच गए हैं। अब ये कहां पर है? लद्दाख में, ना कि जम्मू कश्मीर में। तो झेलम नदी घाटी में बुर्जहोम और गुफकुराल और मांडा, ये तीन स्थल महत्वपूर्ण हैं, और किस काल के हैं? नवपाषाण काल। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि नवपाषाणकालीन बस्तियां जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी थी? तो एक हो गया बुर्जहोम, और दूसरा हो गया गुफकुराल, और तीसरा हो गया मांडा। अब सबसे पहले हम देखते हैं बुर्जहोम की क्या स्थिति है। पहले इसको देखते हैं, फिर इसको, और फिर मांडा के बारे में बात करते हैं। तो बुर्जहोम तथा गुफकुराल, यहां से अगर हम देखें तो नवपाषाण काल, बृहद पाषाण काल और ऐतिहासिक तीनों कालों के क्या हैं? साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो यह कहा जाता है यहां से तीनों का यह प्रतिनिधित्व करता है। बुर्जहोम की जो खोज है, किसकी? बुर्जहोम की खोज D.D. टेरा और पीटरसन, इन दोनों ने मिलकर किया। उसके बाद हम बुर्जहोम के बारे में और समझने की कोशिश करते हैं। बुर्जहोम का अर्थ है बुर्ज, वृक्ष का स्थान। ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। इसे प्लेस ऑफ बर्च भी कहा जाता है। प्लेस ऑफ बर्च किसके लिए कहा गया है? बुर्जहोम के लिए। बुर्जहोम से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। तो ये IAS, PCS, लोअर PCS समीक्षा अधिकारी में बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है कि वो स्थान कौन सा है जहां से किसके? कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। तो बुर्जहोम में 45 स्तंभ गर्त मिले हैं। गर्त मतलब गड्ढा, ठीक है ना। गड्ढे में एक भवन टाइप में मिला है, उसमें 45 स्तंभ यानी खंभे हैं। बुर्जहोम के एक कब्र में 5 कुत्तों को मृग श्रृंग के साथ दफनाया गया है, यानी 5 कुत्ते और मृग की सींग एक जगह पे मिली है। तो इसका मतलब क्या है? 5 कुत्तों ने उसका शिकार किया होगा और फिर बाद में उसको दफना दिया गया होगा। यहां से मानव मस्तिष्क के शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है ना। तो यानी शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन, और ये कहां पे मिल रहा है? ये मिल रहा है नवपाषाण
संस्कृत में, और कहाँ से मिल रहा है? बुर्ज होम से। अब गुफकुराल के बारे में देखते हैं। गुफकुराल का शाब्दिक अर्थ है कुम्हार की गुहा। किसकी? कुम्हार की गुहा। और कुम्हार की गुहा का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं वहां पे कुम्हार फैक्ट्री उद्योग रहा होगा। गुफकुराल से गेहूं, जौ और दाल के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है ना। तो यानी यहां से खेती के भी प्रमाण आपको मिल रहे हैं। उसके बाद उत्तर भारत खत्म हो गया। उसके बाद हम देखते हैं मध्य भारत। ये हेडिंग यहाँ पे होना चाहिए लेकिन यहाँ बीच में पड़ी हुई है। तो मध्य भारत में इलाहाबाद का बेलन घाटी एक महत्वपूर्ण स्थल रहा है। यहाँ से कोल्डीवा, मैगड़ा, पंचोह, ये 3 स्थल यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कोल्डीवा से धान की खेती किए जाने के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। ध्यान दीजिएगा, हालांकि इससे पहले भी मध्य पाषाण काल में धान की खेती किए जाने के प्रमाण मिले हैं और वो लहुरा देव से मिले हैं, लेकिन ये नवपाषाण कालीन है। अगर नवपाषाण कालीन पूछा जाए तो ये कोल्डीवा होगा जहां से धान की खेती किए जाने के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। और यहाँ जो धान की किस्म मिली है उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है ओराइजा सताइवा। ओराइजा सताइवा मतलब ये धान की वैज्ञानिक नाम है, ठीक है ना, ओराइजा सताइवा। तो मैगड़ा और कोल्डीवा देश के प्राचीनतम गांव माने जाते हैं। तो ये क्या है? देश के प्राचीनतम गांव कौन कौन से? मैगड़ा और कोल्डीवा। ये भी प्रश्न बनते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं चौपानी मांडो से। चौपानी मांडो ये कहाँ है? ये भी मध्य भारत में ही है। यहाँ से मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण तथा नवपाषाण तीनों काल के मिलते हैं। चौपानी यानी चौपाल लगा के तीनों कालों में बैठे हुए थे यहाँ के चौपानी मांडो से। तो तीनों का अनुक्रम यानी एक लगातार कल्चर दिखाई देती है। मध्य गंगा घाटी में अनेक प्रमुख स्थलों में, मध्य गंगा घाटी में देखते हैं, अभी आगे चल के ज्योग्राफी में हम लोग क्लियर करेंगे कि मध्य गंगा घाटी कौन सा स्थल है। तो ये गंगा का जो गंगा यमुना का दोआब है ये मध्य गंगा घाटी है। तो यहाँ पर एक है चिरांद, सिनुआर, मनेर, ताराडी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चिरांद के बारे में। तो चिरांद में बिहार के 4 नदियां कौन कौन से? गंगा, सोन, गंडक, घाघरा के संगम पर स्थित है। तो प्रश्न पूछा जाता है ये कहां पर स्थित है? यहां से देखिए, चिरांद से क्या है? हड्डियों के बने उपकरण बड़ी मात्रा में मिले हैं, इसीलिए पूछा जाता है। ये हिरण के सींग के बने हुए थे। चिरांद नवपाषाण कालीन संस्कृत के संबंधित है। यहाँ से सार्वजनिक भोजन बनाने के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है ना। यानी कहीं ना कहीं एक बड़ा रेस्टोरेंट कह सकते हैं। कहाँ से मिला है? चिरांद से मिला है, ठीक है ना। यहाँ से अग्निकांड के भी साक्ष्य मिले हैं, मतलब समुद्र आग लगा दी गई थी यहाँ की बस्तियों में। नवपाषाण काल तथा ताम्रपाषाण काल दोनों से संबंधित है। यहाँ के लोग धान, मसूर और जौ तीनों फसलों को उगाते थे। यहाँ की हड्डियां की बनी हुई चूड़ियां और हड्डी से बने हुए लटकन, जो महिलाएं कानों में लटकती हुई पहनती हैं उसी को लटकन कहते हैं। तो हड्डियों की बनी हुई क्या है? चूड़ियां और लटकन प्राप्त हुई है। फिर दक्षिण भारत के स्थल देखते हैं। बहुत ही नवपाषाण कालीन संस्कृत दक्षिण भारत में बड़ा दिलचस्प मामला है, आगे चल के हम लोग बात करते हैं। देखते हैं, सर्वप्रथम दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन पालिशदार कुल्हाड़ी मिली है। यानी कुल्हाड़ी बनाई गई थी, अब उसको रगड़ रगड़ के पत्थर से घिस घिस के एकदम चिकना बना दिया गया था। कहाँ पे? दक्षिण भारत में। तो 1842 के कर्नाटक में लिंगसुगुर से मिली है। कौन सी? लिंगसुगुर से क्या मिला है? पत्थर की कुल्हाड़ी मिली है। दक्षिण भारत से उगाई जाने वाली प्रमुख फसल कौन सी है? रागी। देखिए, दक्षिण भारत में रागी जो है आज भी प्रमुख फसल है। जैसे उत्तर भारत में गेहूं और धान उगाया जाता है, वैसे ही दक्षिण भारत में रागी की फसल उगाई जाती है। तो यहां से कुल्थी के भी प्रमुख साक्ष्य मिलते हैं। कुल्थी जो सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, आप देखते होंगे ऐसे करके पेड़ रहता है पतला पतला, और उसमें ऐसे फलियां लगती हैं और इन फलियों को तोड़ के सब्जी बनाई जाती है। फिर बात करते हैं पय्यमपल्ली की। पय्यमपल्ली से कुल्थी और मूंग, पय्यमपल्ली से कुल्थी और मूंग के साक्ष्य मिलते हैं। दक्षिण भारत में मुर्गा पालन भी इसी काल में हुआ, ठीक है ना। कुपगल से सर्वप्रथम राख के ढेर मिले हैं। देखिए, राख का ढेर जो बड़ा दिलचस्प मामला है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल में दक्षिण भारत में लोग पशुपालन करते थे, और पशुपालन जो है ऐसे बाड़ा लगा के पशुओं को रखते थे, और उनका जो गोबर होता था, ठीक है ना, गोबर एक जगह इकट्ठा कर लेते थे, ठीक है ना। और जब
बहुत अधिक हो जाता था तो उसमें आग लगा के जला देते थे। इसीलिए इस प्रश्न को पूछा गया है कि राख के ढेर कहाँ से मिले हैं, तो दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में बहुत सारी ऐसी बस्तियां हैं जहां पर राख के ढेर, या इसको हम माउंट एश कहते हैं। तो इन बस्तियों में देखिए राख के टीलों का सबसे समृद्ध केंद्र रायचूर दोआब था। रायचूर कृष्णा नदी के पास पड़ेगा रायचूर दोआब, और कृष्णा नदी के आसपास पड़ेगा रायचूर तुंगभद्रा, और कृष्णा नदी के बीच में जो दोआब है उसको रायचूर दोआब कहते हैं। तो उस दोआब में जो है बड़ी मात्रा में पशुओं को पाला जाता था। तो सोरापुर, भीमा और कृष्णा नदी की उतनूर, ये आंध्र प्रदेश में है। अलवाय, ये भी आंध्र प्रदेश में है। कुपगल कर्नाटक में है। पिकलीहल, ये भी कर्नाटक में है। कोडेकल, ये भी कर्नाटक में। तो और इन सभी जगहों पे क्या मिले हैं, राख के टीले मिले हैं। उतनूर का टीला जो है आयताकार है, मतलब ऐसे करके है, आयताकार है। कुडातीनी तथा उतनूर ये सबसे बड़े राख के टीले हैं। तो पूछा गया है। और दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण स्थान है बेल्लारी, और यहाँ से औजार बनाने के कारखाना मिला है। तो प्रश्न पूछा जाता है औजार बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है, तो वो है बेल्लारी से मिला है। और बेल्लारी सोनिया गांधी का कभी संसदीय क्षेत्र हुआ करता था। पहली बार चुनाव यहीं से लड़ा था। कहाँ से, बेल्लारी से। हीरा गुड्डा और संगन कल्लू, यहाँ से विशालतम कुल्हाड़ी के उद्योग मिले हैं, मतलब बहुत सारी कुल्हाड़ियाँ मिली हैं। तो नवपाषाण कालीन के जीवन की जो विशेषताएं हम देखते हैं, मानव ने कृषि करना सीख लिया, पशुपालन सीख लिया, और चाक निर्मित मिट्टी के बर्तन भी बनाना सीख लिया था। तो इस तरह हम देखते हैं कि एक नए युग की शुरुआत हो चुकी थी। और तो नवपाषाण कालीन कल्चर एक बेहतर रूप में आप समझ पाए हैं कि यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई हैं और क्या क्या विशेषताएं रही हैं। तो इन स्थलों के बारे में आपने देख लिया कि राख की टीले बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। और इसमें पूछा जाता है कहाँ का राख का टीला आयताकार था, कहाँ का टीला किस तरीके से था। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। और आपको और भी वीडियो ऐसी क्रमिक जानकारी मिलेगी। दोस्तों थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे युग के बारे में बात करेंगे जिसमें मानव लाखों वर्षों से पत्थर का जो प्रयोग करता आ रहा था उसमें उसने बदलाव करने की शुरुआत कर दी, क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो चुका था। पत्थर के औजार उतने कारगर साबित नहीं हो रहे थे जितनी मानव की आवश्यकता थी। अतः मानव एक ऐसे धातु की तलाश थी जो पत्थर से बेहतर टिकाऊ और मजबूत हो, और वो धातु और कोई नहीं थी और वो थी तांबा। अर्थात एक ऐसा युग जिसमें मानव तांबा और पत्थर का व्यापक रूप से साथ साथ प्रयोग किया, उस युग को क्या कहा गया, ताम्र पाषाण युग। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे ताम्र पाषाण काल के बारे में। नवपाषाण काल का युग समाप्त हो गया, जलवायु में परिवर्तन आया, और इस जलवायु परिवर्तन ने मानव को अपने जीवन में भी परिवर्तन करने के लिए प्रेरित किया। और जब मानव पत्थर के साथ साथ तांबे का औजार बनाना शुरुआत कर दी, तो ऐसे कई सारे स्थल खुदाई में भारतीय उपमहाद्वीप में मिलते हैं। तो वे स्थल कहाँ कहाँ से हैं, चलिए आइए देखते हैं, और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर भी हम डिस्कशन करते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कुछ हिस्सों में तांबे की जो प्रयोग की शुरुआत लगभग कितना 3000 ईसा पूर्व मानी जाती है। कितना 3000, अर्थात मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली सबसे पहली धातु कौन सी थी, तांबा। उसके बाद हम देखते हैं कि उत्तर भारत में ताम्र निधियां कई जगह से मिली। ताम्र निधियों मतलब तांबे के जो वस्तुएं प्रयोग की गई थी, जो उनकी खुदाई की गई, तो वो कई जगह से प्राप्त हुए हैं। इनमें सबसे पहला क्षेत्र आता है उत्तर प्रदेश के दोआब क्षेत्र में। गंगा यमुना दोआब में सर्वाधिक निधियां मिली हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है
कि सबसे पहले ताम्र निधि कहाँ पर मिली है, तो ये है भारत में सबसे पहले 1822 में कानपुर के बिठूर से मिला है। कहाँ से? कानपुर के बिठूर से। तो आप ये देखते हैं कि यहाँ पर ये गंगा नदी है बिहार होते हुए, ये ऐसे कि, और ये यमुना नदी है, ये इलाहाबाद में मिल जाती है, और यहाँ पर है कानपुर, और कानपुर के बगल में क्या है? बिठूर। तो ये जो बिठूर है, यहीं पर क्या था? ताम्र निधियां बड़ी मात्रा में मिली। लेकिन सबसे बड़ी ताम्र निधि कहां से मिली? मध्य प्रदेश के गुगेरिया से प्राप्त हुई। तो ये आपका जो मध्य प्रदेश है, ये गुगेरिया है। यहां पर पूछा जाता है कि गुगेरिया प्लेस कहां पर है, तो गुगेरिया मध्य प्रदेश में है। और किसके लिए जाना जाता है? एमपी है। तो ये सबसे बड़ी ताम्र निधि कहां से मिली है? गुगेरिया से। और कौन सा काल है? ताम्रपाषाण काल है। उसके बाद देखते हैं, राजस्थान के नागौर जिले में नालीदार प्याले मिले हैं। कहां से? राजस्थान के। तो कई सारे उपकरण आपको यहां से देखने को मिल जाएंगे। सर्वप्रथम बीए स्मिथ ने ताम्र निधियों पर अपने विचार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाए। उसके बाद एक नाम आता है बीबी लाल का, और बीबी लाल इस बीच में बहुत चर्चित रहे हैं, क्योंकि बीबी लाल के निर्देशन में ही कई जगह पे खुदाई हुई, जिनमें से अयोध्या हो गया, प्रतापगढ़ का कुंडा स्थल है। तो बीबी लाल ने ताम्रपाषाणिक संस्कृति का व्यापक रूप से कार्य किया, और 4 प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां इन्होंने बताया। और ये 4 प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृति, कैथा संस्कृति, आहार संस्कृति, मालवा संस्कृति और जोरवे संस्कृति। हालांकि और भी संस्कृतियां खुदाई में मिली हैं। अब कौन सी संस्कृतियां हैं? जैसे किसी स्थल पे मानव रहता था और अपने द्वारा जो प्रयोग की गई वस्तुएं इस्तेमाल करता रहा, और जब वो वहां से चला गया या सामग्री वहीं से छूट गई, तो खुदाई में जो प्राप्त हुआ वही क्या कहलाया? संस्कृति। तो कैथा से कई चीजें प्राप्त हुई हैं, आहार से भी प्राप्त हुई हैं, मालवा से प्राप्त हुई हैं, और जोरवे। इसके साथ साथ और संस्कृतियां हैं, सालदा संस्कृत, प्रभास संस्कृत और रंगपुर संस्कृति। अब इसमें जो ये 4 संस्कृतियां हैं, इन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, कैथा प्राचीनतम ताम्रपाषाणिक संस्कृति है। तो प्रश्न पूछा जाता है, सबसे प्राचीनतम ताम्रपाषाणिक संस्कृति कौन सी है? तो कैथा सबसे प्राचीनतम है। उसके बाद देखते हैं आहार, मालवा और जोरवे। उसके बाद आते हैं, कैथा संस्कृति हड़प्पा के समकालीन थी। किसके समकालीन थी? हड़प्पा सभ्यता। अभी आगे जब हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे मालवा संस्कृति हड़प्पा से अलग मानी जाती है, जबकि जोरवे सबसे लंबे समय तक यानी 700 ईसा पूर्व तक चलती रही। तो अभी इनको प्लेस में हम डिफाइन करते हैं कि कहां कहां पर है। तो सबसे पहले देखते हैं कैथा संस्कृति। कैथा, इसका जो टाइम है 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। कहने का मतलब है ये 2000 ईसा पूर्व में पनपी, फली फूली, और 1800 ईसा पूर्व तक आते आते क्या है, कैथा से लोग, यानी 2000 ईसा पूर्व में कैथा में जाके लोग बसे, और फिर जो है 1800 ईसा पूर्व के आसपास क्या है, उस स्थल को छोड़ दिया। तो ये संस्कृति मध्य प्रदेश के कैथा दिखेगा यहां पर, ये पूरा मध्य प्रदेश का चित्र है, एमपी मध्य प्रदेश का है। और यहां पर उज्जैन है। कहां पर? उज्जैन। और उज्जैन में ही कौन सी संस्कृति थी? कैथा। दूसरा है एरण। एरण है सागर जिला, यहां पर सागर पड़ेगा, सागर। और यहीं पर कौन सी थी? एरण। और यहां पर पड़ेगा जबलपुर, जबलपुर। और जबलपुर में कौन सी थी? त्रिपुरी। तो दोस्तों ये मैच कराने के लिए आता है कि
कैथा कहाँ पर था? उज्जैन में। एरण कहाँ थे? सागर जिले में। और त्रिपुरी कहाँ थे? जबलपुर। और ये तीनों कहाँ थे? मध्य भारत में कह सकते हैं या मध्य प्रदेश में कह सकते हैं। कैथा की खोज पूछा जाता है 1964 में वाकरकर ने किया। किसने किया? वाकरकर। दरअसल में एक नदी है जिसका नाम है चंबल नदी। ये यहां पर ऐसे है, यहां पर महू जिला है। कौन सा? MHOW, महू। यहीं पर से एक पहाड़ी है जिसका नाम है जनापाव। जनापाव की पहाड़ी है। महू ये वही जिला है जहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है का जन्म हुआ था। तो यहीं से एक नदी निकलती है, चंबल नदी। और चंबल नदी की एक सहायक नदी है काली सिंध, इस तरफ है काली सिंध। काली सिंध। तो काली सिंध नदी के किनारे ये कैथा स्थित था। कुछ विद्वान इसे बारामीहिर की जन्मस्थली कपिथक से भी समीकृत करते हैं कि ये कहीं ना कहीं कैथा वही स्थल है जहां पर बारामीहिर का जन्म हुआ था। कैथा संस्कृत के मृदभांड चाक निर्मित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि यहाँ के जो पात्र दिखाई पड़ते हैं, मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन, वो कैसे बनाए गए हैं? चाक। और आप कुम्हार का चाक जानते हैं, वो कैसा होता है? गोल होता है। जो यहाँ मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तनों की जो विशेषता है, वो लाल रंग अथवा भूरे रंग, दोनों तरीके के मिलते हैं। इस तरीके से लाल रंग या भूरा भी आपको मिल सकता है। और भूरे रंग का इस पर गाढ़ा लेप मिलता है। और बैंगनी रंग से क्या किया गया है? इस तरीके से चित्रकारी की गई है। तो पूछा जाता है प्रश्न कि कहाँ के मृदभांड, यहाँ से यही प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण बनता है, जो कि हम बाद में इसको पूरा करा देंगे कि मृदभांड कैसे हैं, लाल रंग अथवा भूरे रंग के हैं। और चित्रकारी किससे की गई है? बैंगनी रंग से। तो ये तीन चित्र हम यहाँ पर आपको दिखा पा रहे हैं, लाल रंग, भूरा रंग और बैंगनी रंग से इस तरीके से यहाँ पर क्या की गई है? चित्रकारी की गई है। यहाँ के एक घड़े से पत्थर के 40,000 मनके प्राप्त होते हैं। मनके मतलब मूंगे, यानी जो लोग गुड़िया मन का माला में गले में पहनते हैं उस तरीके के। और इनकी संख्या कितनी है? लगभग 40,000 है। कैथा संस्कृत के अंतिम चरण में अग्निकांड के प्रमाण मिले हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई विवाद हुआ होगा तो लोगों ने उसको जला दिया होगा, कैथा क्षेत्र को। तो कैथा के लोगों के बारे में कहा जाता है ये कछुओं को खाते थे, क्योंकि कछुओं की जो खोपड़ियां हैं, खपड़ियां यानी ऊपर का जो कवर है, सेल्स है, वो बड़ी मात्रा में यहाँ से मिली हैं। इसके साथ साथ एक घड़े से 2 कुल्हाड़ियां और 28 तांबे की चूड़ियां यहीं से प्राप्त होती हैं। तो दूसरी संस्कृति देखते हैं, आहार संस्कृति। आहार संस्कृति का जो टाइम पीरियड बताया गया है वो 2100 से 1500 BC के आसपास माना जाता है। यानी 2100 BC में यहाँ पर लोग आहार में पहुंचे, वहां पर रहने की शुरुआत की, बसे, और 1500 BC तक रहे। अर्थात लगभग 600 BC तक यहाँ, मतलब 600 वर्षों तक लोग कि यहाँ पर रहे। इससे दक्षिण पूर्वी राजस्थान की भी संस्कृति कहते हैं। ठीक है ना, पूछा जाता है दक्षिण पूर्वी राजस्थान की संस्कृति किसे कहा जाता है, तो उसे आहार ही कहा जाता है, आहार संस्कृति। संस्कृत की राजस्थान के आहार कई स्थानों में फैली थी। आहार हो गया, बालाथल हो गया, गिलुंद हो गया। तो ये 3 जगह पे मुख्य रूप से फैली हुई थी। इस संस्कृत को बनास नदी के किनारे स्थित थी, इसीलिए इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता था। और बनास संस्कृत जो है किसकी सहायक नदी थी? आपने देखा कि ये चंबल नदी है, चंबल, और इधर काली सिंध नदी थी, काली सिंध नदी, और इधर की तरफ बनास नदी थी, बनास। तो आहार जो है, ये बनास नदी जो है अरावली पर्वतमाला से निकलती है। कौन सी? अरावली पर्वतमाला। तो इधर अरावली पर्वतमाला से बनास नदी निकलती है। इसी बनास के आसपास क्या है? आहार संस्कृति डेवलप हुई, आहार। ठीक है ना। जबकि काली सिंध नदी के किनारे कौन सी संस्कृति डेवलप हुई थी? कासे काली, कासे कैथा। और बनास
कहाँ पे? आहार संस्कृत का डेवलपमेंट हुआ। तो हम देखते हैं कि ये भारत में अगर हम देखें तो एक बार फिर से मैपिंग करते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी संस्कृतियाँ डेवलप हुई। तो ये आपकी गंगा नदी है जो बिहार होते हुए इधर पश्चिम बंगाल होते बंगाल की खाड़ी में ये बांग्लादेश पहुँच जाती है। और दूसरी थी ये यमुना नदी जो इलाहाबाद में, ये इलाहाबाद है। यहाँ पे कानपुर है, कानपुर के पास एक स्थल हमने बताया था बिठूर। तो बिठूर से तांबे के बड़ी मात्रा में औजार प्राप्त होते हैं। उसके बाद इसकी एक सहायक नदी चंबल नदी, ये चंबल नदी है, चंबल नदी। और चंबल नदी के उत्तर में थी, दक्षिण में काली नदी, काली सिंध। तो काली सिंध जहां पर थी, यहीं पर कौन सी संस्कृत बताया गया था? कायथा। और बनास, ये बनास नदी है। और बनास नदी कहाँ से निकलती है? ये अरावली पर्वतमाला है, ऐसे ऐसे करके ये गई है। तो बनास नदी यहीं से निकलती है। और यहाँ पर कौन सी संस्कृत डेवलप हुई थी? इसका नाम था आहार। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर कई स्थल देख सकते हैं मैप में। आगे देखते हैं, आहार का स्थानीय नाम धूलकोट है। प्रश्न पूछा जाता है आहार कहाँ पर है? तो आहार राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा के बॉर्डर पे है। और इसे क्या कहा जाता है? धूलकोट। ये यहाँ पर धूलकोट यहाँ पे पड़ेगा। धूलकोट संस्कृत भी कहा जाता है। आहार से चावल की खेती के प्रमाण मिलते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कहाँ से? आहार। तो यानी चावल का आहार हो गया। आहार का प्राचीनतम नाम ताम्रवती है, अर्थात तांबे वाली जगह। ठीक है ना? तो आहार से संबंधित ये कई स्थल हैं, जिसमें बालाथल आया था, बालाथल भी यहीं पे था, बालाथल। और बालाथल में क्या मिला था? तांबा गलाने की भट्ठी प्राप्त हुई थी। बालाथल से तांबा गलाने की भट्ठी। तो ये कई बार पूछा गया है। यहाँ के लोग तांबा खेतड़ी से मंगवाते थे। तो खेतड़ी कहाँ पर है? राजस्थान में। तो ये कहा जाता है कि ये लोग तांबा कहाँ से मंगवाते थे? खेतड़ी से। वैसे आहार, यहाँ पे तांबा बहुत बड़ी मात्रा में था। आहार संस्कृति से कांसे की एक चद्दर प्राप्त हुए हैं। तो इसका मतलब है कांसा और कांसा दो धातुओं से मिलकर बनती है, इसलिए कहा जा सकता है कि ताम्रपाषाण काल में लोगों को धातु प्रगलन की जानकारी क्या हो चुकी थी? मालूम हो चुकी थी। फिर सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ के मृदभांड। तो काले व सफेद रंग के निर्मित मृदभांड है, यानी मिट्टी के बर्तन हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मालवा के बारे में। तो मालवा क्षेत्र कौन सा है? सबसे पहले इस चित्र में देखें मालवा क्षेत्र कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका गंगा नदी है और ये यमुना नदी है। इधर गुजरात से लेकर ये अरावली पर्वतमाला है और ये विंध्य पर्वतमाला है। ये बीच का जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है? मालवा कहलाता है। ठीक है ना? ये जो ट्रायंगल आकार है ये क्या कहलाता है? मालवा कहलाता है, मालवा कहलाता है। तो मालवा का जो बीच में, यानी इस क्षेत्र में लोग 1700 BC के आसपास बसे और 1000 तक रहे, यानी लगभग 700 वर्षों तक मालवा में लोगों की कल्चर दिखाई पड़ती है। मालवा संस्कृति मुख्य रूप से नर्मदा नदी घाटी में विकसित हुई थी। ये नर्मदा नदी है इसी के उत्तर में, ठीक है ना, जहां पर विकसित हुई थी। इसके साक्ष्य एरण और कैथा से भी मिलते हैं। तो ताम्रपाषाण काल के मृदभांडों में सबसे उत्कृष्टतम जो मृदभांड बनाए गए हैं वो कहाँ से मिलते हैं? मालवा से मिलते हैं। सबसे बेहतरीन मृदभांड कहाँ से मिलते हैं? मालवा से मिलते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है कि ताम्रपाषाण कालीन बस्तियों में मृदभांड सबसे बेहतर तरीके से कहाँ के मिलते हैं? तो वो है मालवा के। और इनकी जो विशेषता है, मृदभांड हल्के लाल अथवा गुलाबी रंग के हैं, हल्के लाल अथवा गुलाबी रंग के हैं। और इन पर काले रंग से क्या किया गया है? चित्रण किया गया है इस तरीके से। और भी आगे दिखाते हैं आपको। सर्वाधिक फसलों की संख्या नवदा टोली से प्राप्त हुई है, क्योंकि मालवा बड़ा उपजाऊ क्षेत्र था। अंग्रेज भी इसको अपने अंडर करने के लिए, मतलब कब्जा करने के लिए लालायित रहते थे। तो नवदा टोली से सर्वाधिक फसलों की संख्या नवदा टोली से प्राप्त हुई है। यहाँ से 2 किस्म के गेहूं मिले हैं।
ठीक है ना। तो प्रश्न पूछा जाता है कि दो किस्म के ताम्रपाषाण काल में दो किस्म के गेहूं कहाँ से मिले हैं, तो वो मिले हैं नर्मदा टोली से, और 23,000 सूक्ष्म पाषाणिक औजार भी यहीं से मिले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जोरवे। देखिएगा, जोरवे जो है एक लंबे समय तक जिंदा रही है। लगभग 1400 बीसी में शुरुआत हुई है और 700 बीसी तक चलती रही है। और जोरवे कहाँ पे पनपी? महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र है और जोरवे यहीं पर डेवलप हुई। तो किस नदी के तट पर है? गोदावरी। देखिए यहां पर गोदावरी है नदी, और गोदावरी कहां से निकलती है? नासिक से। यहां पे नासिक है, नासिक। तो नाक से निकल के गोद में आ गई गोदावरी, और यहीं पर कौन सी संस्कृति थी? जोरवे। तो यहां डेवलप कौन सी हुई? जोरवे। तो जोरवे के बारे में बहुत पूछा जाता है कि जोरवे कल्चर का डेवलपमेंट कहां पर हुआ। तो जोरवे संस्कृति का डेवलपमेंट, इसके साथ साथ यहां से दाइमाबाद, नेवासा, अपेगांव, अहमदनगर, इनाम गांव, ये जोरवे में प्राप्त हुए हैं। तो जोरवे का जो दाइमाबाद है बहुत फेमस स्थल रहा है। नेवासा, अपेगांव, तीनों मतलब जितने भी स्थल हैं बहुत फेमस स्थल हैं। और देखते हैं, देखिएगा ये कुछ ऐसे उपकरण हैं, इनको एल्फोरा कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? एल्फोरा कहते हैं। तो ये पूछा जाता है एल्फोरा के बारे में, अभी आगे हम बता रहे हैं। इस संस्कृत के विशिष्ट मृदभांड गाढ़े लाल रंग के लेप वाले हैं, जिनमें टोटीदार जलपात्र स्थित है, जिसे एल्फोरा कहते हैं। जब उत्तर प्रदेश में कानून गो की परीक्षा हुई थी तो यही एल्फोरा पूछा गया था कानून गो के परीक्षा में। ठीक है ना, यूपी पीसीएस द्वारा एल्फोरा के बारे में पूछा गया था। जो अभी पीछे चित्र दिखाए गए हैं वो एल्फोरा के हैं। दाइमाबाद से तांबे और कांसे के बने खिलौने प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना, कांसा यानी दो धातुओं का मिक्सअप, अर्थात क्या है? तांबा और टिन का मिक्सअप क्या कहलाएगा? कांसा कहलाएगा। और इससे खिलौने बनाए थे। इसका सीधा मतलब है कि जोरवे के लोगों को धातु प्रगलन की जानकारी थी। यहां से तांबे का बना एक खिलौना मिला है। देखिएगा इस तरीके से किसान टीले पर स्थित एक पेड़ की जड़ खोद रहा है, ये पूछे गए हैं प्रश्न। और दूसरा है कांसे का बना हुआ एक रथ जिसमें दो बैल जुटे हुए हैं और एक खड़ी मुद्रा में एक नग्न व्यक्ति सवार है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि एक मूर्ति है जिसमें दो बैल जुड़े हुए हैं और एक व्यक्ति जो है रथ में खड़ा हुआ नग्न है। दाइमाबाद से आद्य ऐतिहासिक जीवन यापन करने का साक्ष्य मिलता है। आद्य ऐतिहासिक मतलब प्रारंभिक ऐसे साक्ष्य मिलते हैं। दाइमाबाद से लगभग 4,000 लोग 20,000 हेक्टेयर में रहते थे। दाइमाबाद के लोग घरों के अंदर अंतिम संस्कार करते थे और संभवतः टांगे काट लेते थे। तो घरों के अंदर अंतिम संस्कार करना दाइमाबाद की एक ये फितरत थी, वहां का कल्चर था। तो पूछा जाता है कि किस स्थल से घरों के अंदर दफनाने की प्रथा थी, तो वो था दाइमाबाद। और एक बात यह है कि पैरों की एड़ियां क्या है? काट लेते थे। तो इस पर पुरातत्वविदों का मानना है कि इतिहासकारों का मानना है कि ऐसा सोचा जाता रहा होगा कि ये लोग हमारे पूर्वज हैं, या तो घर से बाहर ना जाएं इसलिए एड़ी काटते रहे होंगे। दूसरा एक नकारात्मक तथ्य है कि ये कहीं ऐसा ना हो कि ये भूत बन के हमको तंग करें। तो इन लोगों के शवों की टांगे क्या है? काट कर दफनाए थे। पश्चिमी महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में बच्चों के समाधान से स्पष्ट होता है कि बच्चों के मरने की संख्या बहुत अधिक है। तो महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं कुपोषण रहा होगा और इस कारण बच्चे मरे होंगे, और ये पोषाहार में कमी को दर्शाता है, अर्थात दुर्बल अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। सूचना देता है कि यहाँ की अर्थव्यवस्था क्या हुई होगी? कमजोर रही होगी। और कमजोर अर्थव्यवस्था जहाँ पर होती है वहाँ बच्चों की संख्या ज़्यादा बच्चे मरते हैं, अर्ली एज में मर जाते हैं। नेवासा से कलश समाधान मिला है। ठीक है ना, कलश समाधान का मतलब है कि बच्चे को पहले खुले में छोड़ दिए तो पशुओं द्वारा खा लिया गया मांस वगैरह, फिर उसी के अवशेष उठा के क्या किए? किसी मटके में भर के दफना दिए या रख दिए। या ऐसा भी होता था कि आग लगा के जला दिए और जलाने के बाद जो अवशेष बचता था उसी मटके में भर देते थे। तो बड़ी संख्या में क्या है? कलश समाधान कहाँ से मिले हैं? नेवासा से।
और निवासा से खास बात यह है कि रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। तो ये देखिएगा रेशम जो तैयार किया जाता है कीटों द्वारा। उसके बाद हम बात करते हैं सालदा संस्कृति। ये 2300 से 200 BC के बीच रही है। यहाँ के मृदभांड लाल मृदभांड है जिन पर काले रंग से चिड़िया, जानवर और मछली के क्या करे गए हैं, चित्र बनाए गए हैं। उसके बाद हम लोग प्रभास संस्कृत की बात करते हैं जो 2000 ईसा पूर्व से 1400 BC के बीच में थे, गुजरात में थे ये प्रभास संस्कृत। पूछा जाता है कि प्रभास संस्कृत का डेवलपमेंट कहाँ पर हुआ, तो प्रभास संस्कृत का डेवलपमेंट कहाँ पे हुआ, गुजरात में हुआ। तो यहाँ के मृदभांड चमकदार सतह वाले हैं। फिर आता है रंगपुर। रंगपुर में 700 BC से लेकर 1400 BC और यहाँ पर चमकदार सतह वाले मृदभांड मिलते हैं। उसके बाद आता है कोट दीजी संस्कृत से। इसके उत्खनन 16 स्तर प्रकाश में आए हैं, ठीक है ना। यानी यहाँ पर कोट दीजे में कई बार आके लोग बसे। जैसे एग्जांपल के लिए धरातल है, धरातल की इस ऊंची चट्टान में लोग आके अपना घर बनाए और यहाँ बस गए और 100-200 वर्षों तक रहे। अंत में यहाँ पर रहने के अनुकूल स्थिति न रही, ये लोग छोड़ के चले गए और कुछ दिनों बाद ये टीले के रूप में कन्वर्ट हो गया। फिर इसके बाद दूसरी जनजातियाँ यहाँ आई और फिर उन्होंने अपना घर बनाया और इस तरीके से ये रहने की शुरुआत कर दी। फिर ये लोग चले गए, फिर ये बस्ती नष्ट हो गई, तो फिर तीसरे लोग आए। तो इस तरीके से यहाँ की खुदाई से कितने स्तर मिले हैं, 16 स्तर मिले हैं। तो इस तरीके से पूछा जाता है कि कहाँ के उत्खनन से 16 स्तर प्रकाश में आए हैं। यहाँ के मृदभांड की पृष्ठभूमि पर गुलाबी तथा लाल रंग से दुधिया रंग का है और लाल, काले व भूरे रंग से क्या किया गया है, चित्रण किया गया है। यहाँ की बस्ती के चारों ओर रक्षा प्राचीर यानी जिसे हम चार दीवारी कहते हैं बनाई गई थी। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेटा, किले गुल मोहम्मद, पिराग दम्ब सदाब, ये सब कहाँ हैं, पाकिस्तान में पड़ते हैं। तो यहाँ के मृदभांड पांडुरंग काले रंग का चित्रण है। अब प्रश्न पूछा जाता है पांडुरंग कौन सा है, तो पांडुरंग हल्का गुलाबी। फिर कुल्ली संस्कृति। इस संस्कृत के प्रमुख स्थलों में कुल्ली, मेही, रोजी हैं। तो पूछा जाता है कि ये कुल्ली संस्कृत कहाँ पर है, तो ये भी जो है पाकिस्तान में पड़े गए। और यहाँ के प्रमुख मृदभांड कैसे हैं, पांडुरंग के हैं। पांडु का मतलब है हल्के गुलाबी रंग, लाल एवं काले रंग से क्या किया गया है, चित्रण किया गया है। उसके बाद आम्री नाल संस्कृत, आम्री नाल या नाल आम्री वही बात है। तो आम्री मृदभांड पांडुरंग के हैं, लेकिन नाल संस्कृत के मृदभांड पांडुरंग हैं, लेकिन उन पर बहुरंगी डिजाइनें हैं। तो आप देखेंगे कि हर तरीके से मृदभांडों में क्या है, अलग अलग विशेषता पाई जाती है। तो इन विशेषताओं से संबंधित आप देखेंगे एक और संस्कृत बची है क्षोभ संस्कृति। ये राणा घुंडई, गुगल घुंडई और पेरियानो घुंडई में विकसित हुई और ये भी कहाँ है, बलूचिस्तान में पड़ेंगे, पाक के बलूचिस्तान में। यहाँ के मृदभांड लाल रंग के हैं जिन पर काले रंग से क्या किया गया है, चित्रण किया गया है। फिर देखिएगा ये कैथा संस्कृत है मृदभांड, हाँ कैथा संस्कृत। इसका टाइम पीरियड कितना है, 2000 से 1800 BC पीछे आ चुका है। लाल तथा भूरे रंग पर बैंगनी रंग का चित्रण किया गया जो कि पीछे हम दिखा चुके हैं। उसके बाद आहार संस्कृत देखते हैं 2100 से लेकर 1500 के, यहाँ काले तथा सफ़ेद मृदभांड हैं। मालवा संस्कृत के 1700 BC से 1000 BC हल्के गुलाबी रंग के और काले रंग से क्या है, चित्रण किया गया है। जोरवे संस्कृत 1400 से 720 तक गाढ़े तथा लाल रंग का रेप है। सालदा संस्कृत ये महाराष्ट्र में डेवलप हुई और लाल मृदभांड तथा काले रंग की चिड़िया, जानवर, मछली की इसमें चित्रित हैं। तो इस तरीके से जितने भी कोटदीजी संस्कृत, क्वेटा संस्कृत, कुल्ली संस्कृत, नाल आम्री, इन सबके मृदभांडों की अपनी विशेषताएं हैं। किसी पे चिड़िया है, किसी पे डिजाइनें हैं, किसी पे पांडुरंग है, किसी पे पांडुरंग के अलग अलग तरीके से ये चित्रित किया गया है। तो इस तरीके से ताम्र पाषाणकालीन बस्तियों के बारे में ये लेक्चर समाप्त होता है। दोस्तों आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए और कोशिश करिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। पूरा विस्तार से वीडियो देखने को मिलेगा। थैंक यू।